यस सर, गुड मॉर्निंग। यस मालिक। सो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चों। अरे क्लियर, पक्का? आई होप आपके एंड पर जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपके एंड पे क्लियर है बेटा। ओके सर, तो सर हम पढ़ क्या रहे आखिर बताया आपको? लेवी कब होता है जीएसटी बताओ? आवाज नहीं आ रही हो? जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई और द टर्म सप्लाई इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं। क्लियर, पक्का, 100%? ओके सर, कल हमने फर्स्ट सेशन में पढ़ा था क्या कि जीएसटी आखिर क्यों आया, कैसे आया, 10 का क्रेडिट क्यों मिला, 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला, याद आया बच्चा आपको? हाँ है ना? फिर हमने पढ़ा क्या कि कोई गुड्स बना था कहाँ, महाराष्ट्र में, बन के कहाँ गया, गुजरात, गुजरात से अल्टीमेटली कंज्यूम का हुआ राजस्थान। सर रेवेन्यू किसको मिलेगा? राजस्थान को, क्योंकि अल्टीमेटली जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। पढ़ना क्लियर, पक्का? सर फिर हमने पढ़ा क्या कि आखिर जीएसटी जो आया इसको लेवी कब रखा गया? सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 हमने पढ़ा, जिसने बोला क्या जीएसटी विल बी लेविड ऑन जीएसटी विल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई of goods or service or both except alcohol liquor for human consumption and denatured extra neutral alcohol or rectified spirits. है ना भाई? At the rate notified by the government on the recommendation of the GST council but not more than 20% of the value of supply of such goods or service or both, and it shall be payable by a taxable person. Clear? फिर सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 बोलता है कि वो 5 गुड्स पेट्रोलियम वाली बेटा जीएसटी अभी नहीं लगता है इन पे बेटा। क्लियर? लगेगा फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। क्लियर? 9.3 में पढ़ा क्या? आरसीएम, डॉन के केस में कौन लायबल है? वसूली भाई याद आया बेटा आपको? हाँ है ना भाई? क्लियर? सर 4th पढ़ा हमने बिल्डर वाला केस बेटा। अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर रजिस्टर्ड बिल्डर ने कोई भी गुड्स, नोटिफाइड गुड्स खरीदा है या सर्विसेज खरीदी तो ऐसे केस में आरसीएम लगेगा, बिल्डर लायबल होगा बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? सब सेक्शन 5 ने पढ़ा क्या? ओला, उबर, ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला याद है बेटा? स्विगी, ओयो रूम्स। हाँ है ना भाई? ये सब कवर है कहां पर? सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 5 में। जो सेक्शन नंबर 9 हमने पढ़ा चार्जिंग सेक्शन सीजीएसटी एक्ट का, वही सेक्शन नंबर 5 है आईजीएसटी एक्ट का, इंटरस्टेट सप्लाई के केस में बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर, पक्का, डन। बस वहां पे मैक्सिमम रेट विल बी 40% एंड वो लगता है इंटरस्टेट सप्लाई पर। प्लस सेक्शन में 5 सब सेक्शन में एक प्रोवाइजो एक्स्ट्रा दे रखा है, वो बोलता है क्या कि सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर कस्टम लगेगा, कस्टम के साथ में आईजीएसटी भी लगेगा। बस स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स जिसको गुड्स माना गया अंडर जीएसटी, उसके इंपोर्ट पे केवल आईजीएसटी लगेगा, उस पर कस्टम नहीं लगता। ओके मालिक? क्लियर, डन। ये हमने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा। फिर हमने बात करी क्या कि इंटर हो या इंट्रा हो, इंटर हो या इंट्रा हो, अल्टीमेटली जीएसटी कब लगता है बच्चों? अल्टीमेटली जीएसटी कब लगता है सब? सप्लाई। अरे क्लियर? एंड द टर्म सप्लाई इज वेरी वेल डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 बोलता है कि सप्लाई मीन्स, सप्लाई इंक्लूड्स, वेरी गुड, तुम भी हो। कुछ याद आया क्या आपको? हाँ जी सर, सप्लाई इंक्लूड्स, क्लोज नंबर ए बोलता है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच इज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ when such supplies are made or agreed to be made, याद है? एडवांस पेमेंट। when such supplies are made or agreed to be made by a person for a consideration in the course or furtherance of his business, तो सप्लाई होगा, वरना सप्लाई नहीं होगा। याद आया बच्चों? याद है? क्लियर, पक्का? सर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज ए कंसिडरेशन भी होना चाहिए, इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी होना चाहिए। क्लोज नंबर डबल ए बोलता है क्या? कोई भी अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी और बीओआई, सोसाइटी, क्लब वगैरह, और उसके मेंबर्स दो अलग अलग पर्सन माने जाएंगे, दो सेपरेट पर्सन माने जाएंगे। उन्होंने अगर आपस में कोई ट्रांजेक्शन किया है सप्लाई ऑफ गुड्स का या सप्लाई ऑफ सर्विसेज का फॉर अ कंसिडरेशन, तो सप्लाई के स्कोप में आएगा और उस पर जीएसटी लगेगा। वो सेल्फ सप्लाई नहीं है सर,
वो सेल्फ सप्लाई नहीं है, खुद ने खुद को सप्लाई किया ऐसा नहीं मानेंगे, और अगर वो ट्रांजेक्शन करते हैं आपस में तो जीएसटी के स्कोप में आएंगे। क्लियर? तो सर जैसे भी जो भी जॉइंट वेंचर हो गया, एओपी बीओआई सोसाइटी हो गया, ये जो मेंबर से कैश मंगाते, ये जो मेंबर से पेमेंट मंगाते हैं उसको बोलते हैं कैश कॉल। क्या बोलते हैं बेटा उसको? कैश कॉल। कैश कॉल अगर रेवेन्यू इन नेचर है, जैसे मेंबरशिप फी हो गया, तो वो क्या है? सप्लाई है और जीएसटी लगेगा। और अगर वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, क्या मालिक? तो ऐसे केस में सर वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। दैट इज अ प्योर ट्रांजेक्शन इन मनी, और मनी ना गुड्स होता है ना सर्विस होता है बेटा। मनी इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर बच्चों? क्लियर है सर? ओके। एंड सर क्लोज नंबर बी बोलता है कि अगर आपने netflix.com अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सप्लाई के स्कोप में आएगा, और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो जीएसटी लगेगा। क्लियर है मालिक? पक्का? डन। और सर क्लोज नंबर सी बोलता है कोई बात नहीं अगर कंसिडरेशन नहीं भी है, पर अगर कोई ट्रांजेक्शन शेड्यूल नंबर 1 में अगर कवर होता है, देन इन सच केस ऑल सच ट्रांजेक्शंस विल बी कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ द टर्म सप्लाई, और जीएसटी लगेगा। वहां पर 4 पैरा दे रखे जिसमें हमने पैरा नंबर 1 पढ़ा। पैरा नंबर 1 बोलता है क्या? परमानेंट ट्रांसफर और disposal of the assets of the business on the purchase of which you have already availed the ITC। लैपटॉप का एग्जांपल लिया था हमने सर। हाँ, आपने लैपटॉप परचेज किया, उस पर आईटीसी लिया या नहीं लिया, पर अगर आपने फॉर अ कंसिडरेशन बेचा है तो वैसे भी वो क्लोज नंबर ए में कवर हो गया, सप्लाई वैसे भी हो गया बेटा। परचेज किया लैपटॉप, उस पे परचेज पे आपने जीएसटी पे करके आईटीसी लिया, और फिर विदाउट कंसिडरेशन आपने डिस्पोज ऑफ किया तो सप्लाई के स्कोप में आएगा। परचेज पे आईटीसी नहीं लिया होता और परमानेंटली डिस्पोज ऑफ किया होता विदाउट कंसिडरेशन तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आता। शायद क्रिस्टल क्लियर है बच्चा आपके लिए? हाँ है ना? समझे मेरी बात? देखो जितना क्रिस्टल क्लैरिटी से आप पढ़ेंगे उतना ही क्रिस्टल क्लैरिटी से आपको जीवन भर याद रहेगा। समझे? टॉपिक को खत्म करने के लिए नहीं पढ़ने का सर, टॉपिक को समझो, अपने दिल में उतारो, पूरा प्रॉपरली उसको विजुअलाइज करिए कि इस केस में ये है, इस केस में ये है, इस केस में ये, सोचिए आराम से, यूज योर ऑन ब्रेन। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? पक्का? और कोई टॉपिक अगर आपको लगता है कि नहीं तो हाँ बोलने की जरूरत नहीं, वहां नो बोलो मेरे को, आप वापस पढ़ूंगा मैं। क्लियर? समझे मेरी बात? वैसे मुझे पता है कि कहाँ आपको टाइम लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, उस अकॉर्डिंग ही मैं बात करता हूँ बच्चों, पर फिर भी आप समझ रहे हो हर एक पॉइंट कनेक्ट होता है बेटा अपने से। ओके चलिए सर, फिर पैरा नंबर 2 हम पढ़ रहे थे जिसका 50% पॉइंट हमने पढ़ा था कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो जीएसटी लगेगा। पर अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉइज को पर एनम पर एम्प्लॉय 50,000 तक के गिफ्ट्स अगर दिए, अप टू रुपीज 50,000 तक के गिफ्ट्स अगर दिए इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो ऐसे केस में वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। याद है वो 35 लाख के मोबाइल फोन गिफ्ट किए थे, याद है बच्चा आपको? यस। क्लियर? गुड। विद एग्जांपल विद फिगर्स याद है ना बेटा आपको? सर अब बात आती है क्या, डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है सर? क्लियर? यहां तक पूरा फ्लैशबैक क्लियर है सर आपको? पक्का मालिक? आइए सर अब बात शुरू करते हैं अगले पॉइंट से कि सर जहां कंसिडरेशन नहीं होता है वो भी सप्लाई के स्कोप में आता है। अगर वो ट्रांजैक्शन कहां कवर है? शेड्यूल नंबर 1 में कवर है, उसका पैरा नंबर 2 पढ़ रहे हैं, वहां हम पढ़ रहे थे क्या, डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, ये हमको पढ़ना है अभी। ओके सर, डिस्टिंक्ट पर्सन पढ़ने से पहले आपको पहले समझना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी थोड़ा सा। ओके सर, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी कि अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया है, सबसे पहली बात बेटा क्या होता है, आज मान लो, समझिए आखिर बहुत बेसिक बात समझो पहले कि आखिर ये रजिस्ट्रेशन क्या होता है यार, व्हाट इज रजिस्ट्रेशन? आपने अपने इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन कराया होगा सर, भाई आप सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो या सीए में कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आपने अपने इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन कराया होगा, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी से तो सीए इंस्टीट्यूट आपको जानता है यार। हाँ है ना भाई? एग्जाम देने कौन गया उनको पता कैसे रहता है? रोल नंबर से, रजिस्ट्रेशन नंबर से पता पड़ता है ना यार उनको। यस से नो? ऐसे ही अगर कोई एसएससी टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को,
तो पता कैसे पड़ेगा यार? कोई मंदिर में डोनेशन का बॉक्स तोड़े कि ये एनवलप में पे किया और जीएसटी का अमाउंट डाला, ऐसा होता है क्या? पता कैसे पड़ेगा डिपार्टमेंट को कि यशवंत मंगल ने जीएसटी पे किया है? तो यशवंत मंगल का आइडेंटिटी पूरा डिस्क्लोज करेगा यशवंत मंगल, उसका नाम क्या है, उसका पैन नंबर क्या है, उसका सर आधार क्या है, उसका एड्रेस क्या है, सब वो काम क्या करता है, उसका बिजनेस क्या है, सब कुछ लिखकर वो डिपार्टमेंट को बताएगा, डिस्क्लोज करेगा। उसके बाद मेरे को यूनिक नंबर देगा डिपार्टमेंट, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर। और मेरी आइडेंटिटी वहां पे यशवंत मंगल के नाम से नहीं होगी, मेरी आइडेंटिटी उस रजिस्ट्रेशन नंबर से होगी साहब। जैसे बेटा आप भी बेटा है ना जेल में गए थे, आपका जैसे रखा था ना नंबर 420 नंबर बेटा, तो आपका आइडेंटिटी नंबर था बेटा कि केदी नंबर 420। सेम वे बेटा, समझा ना मेरी बात बेटा? वो जो इंसान जैसा होता ना वैसा समझाना पड़ता बेटा उसको। क्लियर? तो सर यहां तक बात समझे क्या? अरे हाँ है ना भाई? ओके, तो मालिक पॉइंट ये है कि जीएसटी के अंदर जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिलता है वो 15 डिजिट नंबर होता है। कितना होता है बेटा? 1515। और 15 डिजिट्स में से 10 डिजिट होता है आपका पैन नंबर, PAN, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो इनकम टैक्स वाला होता है बेटा, हाँ है ना? क्लियर? तो सर 15 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर जो ये होता है वो कैसे होता है, देखना ध्यान से। ये रहा, ये देखिए बेटा, ये 1 नंबर वाला देखना पॉइंट सर। ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट 2 डिजिट्स ये होता है स्टेट का कोड। अच्छा, मैंने एजम्पशन के लिए है, आपको कुछ भी नहीं आता, हम पहली बार पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है? अपने को हर एक चीज समझनी है राइट फ्रॉम द स्क्रैच। आई होप आपको समझ में भी आ रही है बेटा। गुड सर। 27 ये क्या है? स्टेट का कोड। सर जितने भी स्टेट्स है उन सबका 2 डिजिट स्टेट कोड दे रखा है जीएसटी डिपार्टमेंट ने बेटा, हाँ है ना भाई? वो स्टेट कोड सबसे आगे लगता है बेटा, ठीक है? तो जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, कहां पे बेटा? महाराष्ट्र। मेरी फैक्ट्री कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? पुणे में। कहाँ है? ये रही ना प्रेस्टीज पॉइंट पे बेटा फैक्ट्री। रोज यहाँ का बनते है बेटा मार्कर्स। अरे हाँ है ना भाई? क्लियर? सर आज तो प्रोडक्शन भी रेडी बेटा मेरे पास। अरे क्लियर सर? तो यहाँ पे जो मार्कर्स बनते हैं बेटा, क्लियर? तो मेरे को इस प्लेस का क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा बेटा, हाँ है ना मालिक? अब सर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मैंने यहाँ का एड्रेस प्रूफ सब कुछ दिया बेटा। तो सबसे पहला कौन से स्टेट में है रजिस्ट्रेशन? महाराष्ट्र में। तो 27 नंबर है महाराष्ट्र का। आपको ये नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। ओके मालिक? सर फिर नेक्स्ट 10 डिजिट्स होंगे, वो क्या होगा बेटा मेरा? पैन। AQWPM 1453N। ये क्या है बेटा? पैन। मान लो किसी का पैन नंबर है बेटा। ओके, फिर ये 3 डिजिट्स और दिख रहे बेटा आपको। 1Z3 1 है एंटिटी कोड, अभी बताऊंगा 2 मिनट बाद इसका इंपॉर्टेंस। और Z और 3 होता है सॉफ्टवेयर से IT बेस्ड नंबर निकलते हैं बेटा, सो दैट कोई डमी नंबर यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है सर? IT चेकसम बोलते हैं इसको बेटा। क्लियर? दिस इज हाउ 15 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर इज गिवन टू ईच एंड एवरी असेसी हु इज अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, वापस समझना बच्चों। अब सर ध्यान देना बेटा, मान लो मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया महाराष्ट्र में, मेरे को ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया बेटा। ओके, समझे मेरी बात? अच्छा सर पहली बात तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर देखते ही पता पड़ जाएगा कि मैं कौन से स्टेट से हूं। कैसे पता पड़ेगा? स्टेट कोड से बेटा, ठीक है? चलिए इधर ध्यान। मान लो अब मैं थोड़ा आगे बढ़ू सर। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है समझ में आ गया आपको बेटा? मान लो मेरा एक ब्रांच राजस्थान में भी है बेटा। आप खुद दिल से सोचना और बताना, क्या ये 27 वाला जो नंबर है मेरा, ये क्या राजस्थान में भी चल जाएगा क्या? वहां भी मेरी फैक्ट्री बेटा एक और। आप मुझे बताओ ये 27 नंबर कहां का है? हाउ दिस नंबर विल बी एप्लीकेबल फॉर फैक्ट्री लोकेटेड इन राजस्थान या एनी अदर स्टेट? इज इट पॉसिबल? नो, क्योंकि आपको पता है हर स्टेट का SGST रेवेन्यू अपने अपने स्टेट वाइज होता है बेटा। भले टैक्स का अमाउंट सेम रहेगा यार, रेट ऑफ टैक्स सेम रहेगा, प्रोविजन सेम है, पर रेवेन्यू तो स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग है ना यार। सो मेरा जितने स्टेट्स में, जितने राज्यों में मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है, उन सब जगह मेरे को सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा।
अच्छा, एक तो ना समझो बात को, कोई भी बात को यस तब कहना जो आपके दिल में उतर जाए। एक बात ध्यान रखना बेटा, कोई भी बात मैंने कह दी इसलिए नहीं माननी है आपको। यशवंत ने कह दिया सही होगा, आपका दिल माना चाहिए हाँ यार बात तो सही कह रहा है यार ये, तब हाँ कहना बेटा। अगर ऐसा आपने किया ना बच्चों, तो हर लाइन दिल में उतरेगी और कभी याद नहीं करना पड़ेगा सर आपको। ओके क्लियर? इसलिए पूरा 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 कॉन्सेंट्रेशन यार को मजा आएगा सर आपको, हर एक चीज दिल में उतरेगी सर आपके। और अगर सेम डे जाके अगर आपने एक बार रीड कर लिया, काम हो गया अपना। ओके सर सुनिएगा बात को ध्यान से। मालिक अगर मेरा एक और ब्रांच का है राजस्थान में है, तो सर मेरे को वहां के लिए क्या करना पड़ेगा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा राजस्थान में। और सर ऐसे केस में मैंने सेपरेट नंबर के लिए अगर अप्लाई किया तो मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, ये रहा मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर बेटा। देख के बताओ एक बार, पता कैसे पड़ रहा है कि राजस्थान का है? 08 राजस्थान का होगा, आपको तो नहीं पता बेटा, पर मैं बता रहा हूं 08 राजस्थान का है बेटा। ठीक है सर ना, आपको याद भी नहीं करना बेटा ये नंबर। ठीक है मालिक, ऐसे हर स्टेट का कोई ना कोई स्टेट कोड दे रखा है बेटा। अच्छा सर उसके बाद पैन नंबर देखो ना एक बार, क्या पैन नंबर सेम है क्या? पक्का पैन नंबर सेम है, मतलब दोनों का मालिक एक ही है बेटा, दोनों का मालिक एक। वैसे सबका मालिक एक होता है, एक अलग बात है बेटा, पर इन ब्रांचेस का मालिक कौन है? एक। हाँ है ना सर? हाँ हाँ या तो क्लियर है सर? अच्छा फिर नेक्स्ट 3 क्या है बेटा? एक हो गया, आ रहा आंसर आ रहा है। 1 है क्या एंटिटी कोड, और फिर Z3 क्या है? आईटी चेकसम। वो उनके हिसाब से कुछ भी हो सकता है नंबर, कभी ए भी हो सकता है कभी टी भी हो सकता है बेटा। हाँ है ना भाई? वो उनके अकॉर्डिंग होता है बेटा, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड इश्यू होता है ये। अरे क्लियर? बाय लक 1 Z3 मैंने लिख दिया, एक अलग बात है बच्चों यहाँ पे। यहां तक क्लियर? आवाज नहीं आ रही ओए? पक्का? ओके चलिए सर वापस जितना मैं पूछूं उतना ही बताना मेरे को बेटा। पॉइंट नंबर 1 और 2 की बात कर रहा हूं मैं केवल आपसे बेटा। पॉइंट नंबर 1 का रजिस्ट्रेशन नंबर देखो क्या है, दिख गया आपको? पॉइंट नंबर 2 का रजिस्ट्रेशन नंबर देखो, दिख रहा है क्या आपको? क्या दोनों सेम नंबर है क्या? है दोनों सेम नंबर है क्या? पर दोनों के मालिक एक ही है क्या? कैसे पता पड़ा आपको? पेन नंबर से। क्लियर? पर सर इन द आईज ऑफ लॉ क्या ये दो डिफरेंट पर्सन है क्या? इन द आईज ऑफ लॉ, कानून की आंखों में क्या दो अलग अलग पर्सन है क्या? दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग मतलब क्या है? पर मालिक तो एक है ना दोनों का। क्लियर? इसलिए इन दोनों को बोलते हैं क्या? डिस्टिंक्ट पर्सन्स। क्या बोलते बेटा? मतलब सेम पेन नंबर पे अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर्स को क्या बोलते बेटा? डिस्टिंक्ट पर्सन्स बोलते हैं। हाँ है ना भाई? क्लियर? समझे मेरी बात? मेरे सारे स्टेट्स में एक एक ब्रांच है, सबका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग लूंगा, और सारी ब्रांच आपस में क्या कहलाएगी? आवाज नहीं आ रही सर? मालिक एक है, पर इन द आइज ऑफ लॉ दे आर टू डिफरेंट पर्सन, दे आर कॉल्ड डिस्टिंक्ट पर्सन्स। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट बहुत क्लियर से। हाँ है ना सर? और सुनना, अभी तो कहानी बाकी बेटा। मान लो अभी अभी रुकना है सर, यहां तक क्लियर है सर आपको? अरे क्लियर? वापस सुनना बेटा ध्यान से। अच्छा मैंने आपको ये पूरा पीडीएफ क्लासरूम नोट्स का शेयर कर रखा है बेटा। क्लियर? जैसे इन लोगों ने वो शेयर नहीं क्या किया, इसका प्रिंट आउट ही निकाल दिया सर पूरा। ओके क्लासरूम नोट्स का, और उसी में कुछ मार्किंग करे, तो दिस इज ऑल्सो स्मार्ट वर्क। क्लियर? ऐसा भी आप लोग कर सकते हो चाहो तो बेटा। पर मेरा पॉइंट क्या, जब पढ़ रहे हैं हम तो पूरा ध्यान जैसा आपका बना हुआ है वैसे ही रहना चाहिए बेटा, तो दिल में बात उतरनी चाहिए सर। सर पॉइंट मेरा आपसे ये कि इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर? योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज 15 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर। अगर आपका सेम पेन नंबर पे दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर अगर है, तो ऐसे केस में दोनों को क्या बोलेंगे बेटा? डिस्टिंक्ट पर्सन्स बोलेंगे सर। हाँ है ना भाई? इन द आइज ऑफ लॉ, क्योंकि वो नंबर ही अलग है दोनों, एक डिजिट भी चेंज है मतलब क्या है? अलग नंबर हो गया ना यार। 15 में से एक डिजिट भी चेंज, एक डिजिट भी चेंज है मतलब क्या है? अलग अलग पर्सन है बेटा ये। क्लियर? चलिए सर अब वापस बोलता बेटा मैं, अगर मेरा सर कहीं पे किसी स्टेट में प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो उस स्टेट में मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। मान लो मेरा एक ब्रांच मध्य प्रदेश में भी बेटा, तो मेरे को वहां पे सेपरेट नंबर लेना कंपलसरी है। क्लियर? क्योंकि स्टेट वाइज आपको पता है एसजीएसटी सबका अलग अलग है बेटा। थर्ड पॉइंट, मालिक मान लो मेरी महाराष्ट्र में 2 ब्रांच है यार, एक है पुणे में और एक और पुणे में ही बेटा। सर अब मान लो
सर दोनों ब्रांच का है पुणे में। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, am I required to get myself registered differently in the same state? Answer is no. ध्यान रखना मेरी तरफ 2 मिनट के लिए, बुक्स में नहीं, इधर नहीं। मालिक, if I am having multiple branches in the same state, तो सर आई कैन ऑपरेट थ्रू अ सिंगल रजिस्ट्रेशन नंबर ऑल्सो। सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, क्योंकि स्टेट कोड तो 27 सितंबर लग रहा होगा बेटा। पर मेरे को अगर मेरी 10 ब्रांचेज है मान लो, तो 10 का अगर मैं रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूं और 10 के 10 महाराष्ट्र में ही है, एंड इफ आई वांट कि मेरे को सिंगल रजिस्ट्रेशन नंबर ही चाहिए, तो ऐसे केस में मैं जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करूंगा तो 10 के 10 प्लेस ऑफ बिजनेस में डिक्लेयर करूंगा पहले। While applying for registration, I'll declare कि ये मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस है, और उसमें से किसी एक प्लेस को मेरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा एज माय प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब एक तरह से एचओ। इट इज नॉट एसेंशियल कि एचओ को ही आप प्रिंसिपल प्लेस दिखाए बेटा, आप किसी भी ब्रांच को प्रिंसिपल प्लेस दिखा सकते हो, वहां रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं बस, है ना भाई। और बाकी 9 ब्रांच को मेरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा एज माय एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस, इज माय एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस मेरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा मेरी रिमेनिंग ब्रांचेस को बेचा, है ना भाई। सर जो मेन ब्रांच, जो मेरे को एक प्लेस को डिक्लेयर करूंगा एज माय प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, बाकी 9 प्लेस को मैं डिक्लेयर करूंगा एज माय एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस, पर रजिस्ट्रेशन नंबर सबका एक ही रहेगा, और उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में सबके एड्रेस भी लिखे होते हैं बेटा, और सारी ब्रांचेस पे वो रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे को लिखना पड़ता है वहां प्रिंट करके बाहर, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सारे गेट के बाहर चिपकाना पड़ता है, सारी दुकान के बाहर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चिपकाना पड़ता है, पेस्ट करना पड़ता है बेटा। और रजिस्ट्रेशन नंबर को मेरा जो साइन बोर्ड लगा होता है ना ऊपर, उसके नीचे प्रिंट करके लिखवाना पड़ता है कि ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, हाँ ना मालिक। अरे क्लियर। अब आप मुझे बताओ, अगर महाराष्ट्र में मेरी 10 ब्रांच है, सबके लिए मैंने सिंगल रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा है, तो क्या वो आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे? वो तो सेम पर्सन ही है यार, अरे हाँ है ना भाई। पर महाराष्ट्र वाली ब्रांच और राजस्थान वाली ब्रांच दोनों क्या है? डिस्टिंक्ट पर्सन है, वहां चॉइस नहीं है बेटा। पर अगर मेरी महाराष्ट्र में 10 ब्रांच है और मैं चाहता हूं, मेरी चाहत है कि मेरे को सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लेने हैं, तो यस आई कैन डू सो, मना नहीं किया, तुम्हारी चॉइस है, तुम रखो। अब मान लो मेरी 2 ब्रांच है, एक पुणे में और एक और मुंबई में बेटा, तो ऐसे केस में मेरे को अगर दोनों का सेपरेट नंबर लेना है तो मैं चाहूं तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूं। 1 विल बी फॉर पुणे, 1 विल बी फॉर मुंबई। अब अगर मैं, अब सुनना ध्यान से, अब अगर मैं सर सेम स्टेट में 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता हूं, तो सर स्टेट कोड तो सेम है बेटा, 27 तो 27 ही रहेगा बेटा, फिर पेन नंबर भी वही रहेगा बच्चे, तो रजिस्ट्रेशन नंबर तो सेम हो जाएगा ना यार। पर सर ये देखिए ये एंटिटी कोड, ये रहा मेरा सेपरेट नंबर मुंबई वाला बेटा, है ना भाई। 27 तो महाराष्ट्र का महाराष्ट्र ही है बेटा, कि पुणे भी महाराष्ट्र में, मुंबई भी महाराष्ट्र में। जय महाराष्ट्र बेटा, जय जय महाराष्ट्र, गुड। फिर ये पेन नंबर हो गया बच्चे, अरे है ना मालिक। फिर ये हो गया क्या? एंटिटी कोड। देखिए बेटा, यहाँ पे था 1, यहाँ पे था 2, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे क्या, सर अगर मेरी 10 ब्रांच है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही हो पाएगा सर। मान लो सबका मैं नंबर अलग अलग लेता हूं बेटा, तो ये आगे Z और 3 विल प्ले द रोल बेटा। गवर्नमेंट क्या करेगा फिर? सॉफ्टवेयर बेस्ड Z की जगह A लिख देगा बेटा, B लिख देगा, कुछ भी लिख देगा ना यार बच्चे यार। अरे क्लियर, समझे मेरी बात। एंड दिस इज हाउ सेपरेट नंबर्स विल बी असाइंड टू ईच एंड एवरी ब्रांच, अगर आप अप्लाई करते हो सेपरेटली तो। और अगर आपने सेपरेटली अप्लाई किया तो ये दोनों ब्रांच भी आपस में क्या कहलाएगी? डिस्टिंक्ट पर्सन्स कहलाएगी, क्योंकि इन द आइज ऑफ लॉ दे आर 2 डिफरेंट पर्सन्स, है ना भाई। क्लियर। पर दोनों का मालिक एक ही, इसलिए इनको क्या बोलते हैं बेटा? डिस्टिंक्ट पर्सन्स। क्लियर, समझा मेरी बात बच्चों? अरे यस या नो? अच्छा, अब सर पता है चॉइस है आपकी कि अगर विद इन द सेम स्टेट, ये पता है सेक्शन नंबर 25 पढ़ रहे हैं बेटा, सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 5,
जो आएगा रजिस्ट्रेशन चैप्टर में बेटा, पर मेरे को अभी पढ़ाना जरूरी क्यों है बेटा, वरना ये ट्रांजेक्शन जो डिस्टिंक्ट पर्सन का पढ़ा रहा है ये समझ नहीं आएगा आपको। अच्छा, जब ये टॉपिक आएगा उस टाइम वक्त नहीं लगेगा बेटा अपने को, भाई पढ़ना तो ही ना आज नहीं तो कल। तो मैं क्या करता हूँ, वो टॉपिक में जब कोई रिलेवेंस वर्ड काम आता है, रिलेवेंट, तो मैं वही पढ़ा देता हूँ पूरा, तो आपका पूरा पिक्चर क्लियर होता है उससे। क्लियर, आपको थ्योरी की तरह याद नहीं करना पड़ेगा बच्चों, और जब रजिस्ट्रेशन चैप्टर आएगा तब टाइम कम लग जाएगा अपने को बेटा, रिवीजन कर लेंगे उसका फटाफट। अच्छा सुना है होशियारी, मान लो सर आपने सेम स्टेट में दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, आपकी चॉइस है बेटा, आप चाहो तो सिंगल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो, आप चाहो तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो, आप चाहो तो 4 ब्रांच के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन लो, आप चाहो तो एक ब्रांच के लिए अलग नंबर लो बेटा। जैसे मेरी 10 ब्रांच है बेटा महाराष्ट्र में, मैंने 9 को तो एक साथ अप्लाई किया और एक का अलग अप्लाई किया, आप कर सकते हो सर, आपकी चॉइस है बच्चों। हाँ है ना, आप चाहो तो 10 के 10 के लिए एक साथ अप्लाई करो। क्लियर। अच्छा एक अब सर ये चॉइस है, पर अगर एक ब्रांच मेरा दूसरे स्टेट में तो वहां चॉइस नहीं होती है, वहां तो मेरे को सेपरेटली रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा, कंपल्शन है बेटा। हाँ है ना भाई, लॉजिक क्या लॉजिक, स्टेट चेंज हो रहा मतलब एसजीएसटी की रेवेन्यू चेंज हो जाएगी ना यार, समझे मेरी बात, ये लॉजिक है इसका, ये लॉजिक क्लियर। अभी आपको याद नहीं करना पड़ेगा बच्चों, यस या नो, पक्का बच्चों, गुड। तो सर इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला मालिक, इन केस ऑफ जीएसटी अगर आपके पास सर सेम स्टेट में मल्टीपल ब्रांचेस है और अगर आपने सेपरेट नंबर के लिए अप्लाई किया तो वो भी आपस में क्या कहलाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन। तो मैं एक लाइन में कंक्लूड कर रहा हूं कि आप सेम स्टेट में हो या अलग अलग स्टेट में बेटा, सुनना, आप सेम स्टेट में हो या अलग अलग स्टेट्स में हो, आपने अगर सेम पेन नंबर पर अलग अलग रजिस्ट्रेशन अगर ले रखा है तो वो आपस में क्या कहलाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन्स। देख डिफरेंट स्टेट्स में है तो वह तो डिस्टिंक्ट पर्सन है ही है बेटा, सेम स्टेट में भी डिस्टिंक्ट पर्सन हो सकता है अगर आपने नंबर अलग अलग अप्लाई किया तो। यहां तक क्लियर है क्या बच्चों, क्लियर, पक्का, डन। यहां तक शायद मेरी बात पूरी आप तक पहुंच गई। इसको बोलते क्या, ये जो जीएसटी नंबर है ना बेटा, अरे जीएसटी नंबर जो दिख रहा ना आपको ये बेटा, इसको बोलते हैं जीएसटीआईएन। क्या बोलते हैं सर इसको, मतलब जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। इट इज ऑलवेज पेन बेस्ड, इट इज ऑलवेज परमानेंट अकाउंट नंबर बेस्ड। क्लियर मालिक, पक्का, यहां तक क्लियर। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है समझ में आया कि नहीं आया आपको सर, पक्का पक्का, डन। आगे बढ़े हम, ओके। अब सर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, सप्लाई ऑफ, चलिए एक दिल में बात हो रहा है, बोल दूं क्या यार आपको, देखिए यार एक ब्रांच महाराष्ट्र में एक ब्रांच दूसरे किसी स्टेट में है तो वहां तो आपके पास चॉइस नहीं है, आपको तो सिंगल, आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर लेना ही पड़ेगा। पर सेम स्टेट में अगर मेरी 10 ब्रांच है सर, मैं सिंगल लेना चाहिए रजिस्ट्रेशन या अलग अलग लेना चाहिए बेटा, चॉइस अपनी तो बेटा, पर क्या लेना चाहिए, अब बात सुनना बेटा, बात सुनना सर। अगर आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो इन द आईज ऑफ द लॉ दे आर टू डिस्टिंक्ट पर्सन, तो हर एक का रिटर्न अलग फाइल करना पड़ेगा। हर महीने का जीएसटी रिटर्न फाइल होता है बेटा, जिसके अंदर आप लिखते हो कि मैंने इस महीने में इतना सेल किया, इतना परचेज किया, इतना आईटीसी लिया, इतना मैंने टैक्स पे किया, उसको बोलते हैं रिटर्न अंडर जीएसटी। रिटर्न आर जस्ट इन्फॉर्मेशन और समराइज्ड इन्फॉर्मेशन जो आप डिपार्टमेंट को सबमिट करते हो हर महीने और टैक्स पे करते हो उसके अकॉर्डिंग बेटा, है ना भाई, क्लियर। हर महीने के कंप्लायंस जो होते हैं हर रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज अलग अलग करने पड़ेंगे अगर सेपरेट नंबर लेते हो तो, और अगर सिंगल नंबर लिया होता विद इन द सेम स्टेट तो सबका रजिस्ट्रेशन नंबर एक, तो सबका लायबिलिटी भी एक साथ, सबका आईटीसी भी एक साथ, सबका रिटर्न भी एक साथ होता, कंप्लायंस बर्डन थोड़ा कम होता है बेटा। पर आपकी चॉइस है क्या करने का आपको, है ना मालिक, क्लियर, पक्का। और सेम पेन नंबर पे आप बहुत सारे रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ओके बेटा, आप बिजनेस करो ना, इंडिया देश तो जाता है कि हमारा देश बढ़े आगे बेटा, जितने नंबर लेने लो, हर स्टेट में आप जाओ बेटा, सेम स्टेट में मल्टीपल नंबर लो, हमें क्या दिक्कत है यार, आप तो आगे बढ़ो बस, समझे मेरी बात बच्चे, क्लियर। इसलिए सेम पेन नंबर में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है, क्लियर, पक्का बेटा, गुड। तो सर इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर, सर
मान लो आदित्य का मैसेज है कि सर अगर मान लो महाराष्ट्र में, मुंबई में मैं पढ़ाता हूं बेटा, कोचिंग क्लासेस पढ़ाता हूं, पुणे में मार्कर्स बनाता हूं बेटा, है ना सर, और नागपुर में शू पॉलिश करता बेटा मैं, क्लियर, और कई और मेरा रेस्टोरेंट है, कई और मैं सैंडविच बनाता हूं बेटा मैं, मेरे मल्टीपल बिजनेसेस भी है बेटा, सेम स्टेट में है पर अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो भी मैं चाहूं तो सिंगल रजिस्ट्रेशन लूं, मैं चाहूं तो मल्टीपल लूं, मेरी चॉइस से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम स्टेट में सिंगल लो या मल्टीपल लो कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ बिजनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर, आगे बढ़े बेटा हम लोग। ओके गुड। तो सर इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला मालिक, इन केस ऑफ जीएसटी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, व्हेन सच सप्लाईज आर मेड बाय अ पर्सन to his related person or a distinct person in the course or furtherance of his business, although without consideration, वो सप्लाई होगा, और सप्लाई है तो क्या लगेगा बच्चे, जीएसटी। अरे क्लियर, पक्का, ओके सर वापस से सुनना सर, अब हम आगे कहां पर दादा, एक चाह सर, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, देखना ध्यान से, ध्यान, अभी हमने डिस्टिंक्ट पर्सन पढ़ा, ट्रांजेक्शन नहीं पढ़ा बेटा, अभी ट्रांजेक्शन तो पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है, अभी तो इतनी देर से हमने डिफाइन किया है रजिस्ट्रेशन क्या होता है, रजिस्ट्रेशन की चीजें सिखाई मैंने, डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है बेटा, हाँ है ना भाई, सर पढ़ो ध्यान से। तो सर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय पर्सन टू हिज रिलेटेड, छोड़ 2 मिनट के लिए बेटा, पढ़ लिया उसको तुमने, डिस्टिंक्ट पर्सन की बात करते बेटा अब हम, हाँ यस, रिलेटेड को 2 मिनट की इग्नोर करो, क्यों पढ़ लिया हमने, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय पर्सन टू हिज डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस इज सप्लाई, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। अब सर 3 बार बोल दूंगा ना तो भी मजा नहीं आएगा, एक एग्जांपल दूंगा दिमाग खराब हो जाएगा। ओके सुना, ओ भाई एग्जांपल दू, मस्त वाला एग्जांपल दू, मान लो मैं क्या बनाता हूं भाई, मार्कर्स, ब्रांड नेम मंगल्स, सर ब्रांड नेम मंगल्स, बाकी मंगल इंडस्ट्री लिमिटेड तो हमारा कंपनी का नाम है सर। तो सर वापस सुनना, सर मैं क्या बनाता हूं भाई, आवाज नहीं आ रही, क्या बनाता हूं भाई, मार्कर्स, ब्रांड नेम मंगल्स। अब ये जो मार्कर मैंने बनाया है सर, महाराष्ट्र पुणे ब्रांच में बनाया है बेटा, इसमें से कुछ मार्कर्स मेरे राजस्थान ब्रांच में रिक्वायर्ड थे, तो मैंने स्टॉक ट्रांसफर कर दिया, ब्रांच ट्रांसफर कर दिया, वहां कोई कंसिडरेशन लिया मैंने क्या, नहीं, वो तो मेरी ब्रांच थी ना यार बेटा, कोई कंसिडरेशन नहीं लिया, इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफर, इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर ऑफ द गुड्स। सर बताइए सर क्या वो सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स, ऐसे डिफाइन करो एक एक वर्ड को, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय पर्सन, अच्छा सप्लाई की डेफिनेशन में ट्रांसफर भी आता है बेटा, सप्लाई की डेफिनेशन में ट्रांसफर भी आता है बच्चे, क्लियर पढ़ाया था मैंने कल आपको, सर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय पर्सन टू हिज, क्या है डिस्टिंक्ट पर्सन है क्या बेटा, क्या राजस्थान ब्रांच और महाराष्ट्र ब्रांच डिस्टिंक्ट पर्सन है नहीं बेटा, बिल्कुल है सर, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय पर्सन टू हिज डिस्टिंक्ट पर्सन, और मेरा बिजनेस है ना बेटा मार्केट बेचना, तो यार बेटा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस इज ऑलवेज सप्लाई, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन नहीं, फिर भी जीएसटी लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया, जब मैं अपनी ब्रांच को इंटर स्टेट, सर मैं अपनी ब्रांच को जब कुछ गुड्स ट्रांसफर करूंगा तो आई विल हैव टू इश्यू द टैक्स इनवॉइस, सप्लाई हो गया ना यार, बिल इश्यू करना पड़ेगा, बिल पे जीएसटी लगाऊंगा, जीएसटी सरकार को पे करूंगा, और उस बिल का मेरी ब्रांच को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा अगर वो एलिजिबल है तो बेटा, है ना भाई, क्लियर। अब उसको आईटीसी मिले ना मिले बात की बात है बेटा, मेरा पॉइंट ये सप्लाई हो गया है ना सर। चलिए यही अगर पुणे ब्रांच से मुंबई ब्रांच मैंने भेजा होता बेटा, इंट्रा स्टेट, क्या बोला मालिक, इंट्रा स्टेट स्टॉक ट्रांसफर, इंट्रा स्टेट ब्रांच ट्रांसफर ऑफ द गुड्स अगर मैंने किया होता, अब बताओ, अरे मजा आ गया यार, क्या बोला आपने, डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, अरे मजा आ गया, क्या उन दोनों ब्रांच का आपने सेपरेट नंबर ले रखा है कि नहीं ले रखा, अगर सेपरेट नंबर ले रखा है तो डिस्टिंक्ट पर्सन है, और डिस्टिंक्ट पर्सन है मतलब क्या लग जाएगा,
जीएसटी लग जाएगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई सी जीएसटी और एस जीएसटी लग जाएगा। पर अगर मैंने डिफरेंट नंबर नहीं ले रखा है, सेपरेट नंबर नहीं ले रखा, सेम रजिस्ट्रेशन नंबर पे काम कर रहा हूं, तो वो तो सेम पर्सन है, वो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है। ऐसे केस में अगर मैंने ब्रांच ट्रांसफर ऑफ द गुड्स किया है, कोई सप्लाई नहीं है क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है, तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर सर? वापस से रिपीट करता हूं, ध्यान देना बच्चों मेरी बात। सर ये बातें चल रही क्या विदाउट कंसिडरेशन बेटा? अगर विद कंसिडरेशन है तो दिमाग लगाना ही मत, क्लोज ए में कवर हो जाएगा बेटा। विदाउट कंसिडरेशन के लिए पैरा नंबर 2 बोलता है शेड्यूल 1 का कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय पर्सन टू हिज डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस इज कॉल्ड सप्लाई। अब सुनना पॉइंट नंबर 1, अगर मैंने इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर ऑफ द गुड्स किया है, क्या किया मेरा मैंने? बताओ सप्लाई है कि नहीं है? सब विदाउट कंसिडरेशन बेटा। हाँ बताओ सप्लाई है कि नहीं सर? हाँ है, क्यों नहीं? इंटर स्टेट है ना। हाँ तभी तो बोल रहे हो सर, बिल्कुल सही है। इंटर स्टेट है मतलब आप पूछने का नहीं कि सेपरेट नंबर है कि नहीं है। इंटर स्टेट मतलब सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर है ही है, और है मतलब वो दोनों क्या है? डिस्टिंक्ट पर्सन है। और डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर आपने सप्लाई किया है गुड्स और सर्विस और बोथ इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा ही आएगा, जीएसटी लगेगा ही लगेगा। कोई डाउट? कोई डाउट? मेरे को भी नहीं सर। सेकंड क्वेश्चन, मुंबई ब्रांच से पुणे ब्रांच अगर मैंने इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर इंट्रा स्टेट ब्रांच ट्रांसफर ऑफ द गुड्स किया है, बताओ सप्लाई है कि नहीं सर? डिपेंड्स। अगर मैंने 2 नंबर अलग अलग ले रखे तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई किया। सेपरेट नंबर नहीं ले रखा तो वो सेम नंबर को सप्लाई किया, डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई नहीं किया, वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। भारत माता की जय। शायद क्रिस्टल क्लियर पॉइंट है बेटा आपको। क्लियर? मैंने क्या ट्रांसफर किया था बेटा? मार्कर्स। ठीक है, अब सुनना, मार्कर 20 रुपए का बेटा। अब 20 रुपए का गुड्स हो या 2 करोड़ रुपए का गुड्स हो, कोई फर्क पड़ता है क्या? 2 करोड़ का नहीं 200 करोड़ का है तो आंसर विल रिमेन सेम ना। खत्म बात। अब लो मेरे एग्जांपल और सुन लो। मान लो मैं एयरलाइंस कंपनी बेटा, अब बड़े एग्जांपल ले लो ना यार, क्या फर्क पड़ता है उससे? कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा ना यार। क्या पेन नंबर अलग मिलता है क्या बड़ी कंपनियों को? फिर सर उनका भी 10 डिजिट होता है, हमारा भी 10 डिजिट है ना यार बेटा। अब सुनना मेरे एग्जांपल, मान लो एयरलाइंस, इंडिगो एयरलाइंस, नाम सुना आपने बेटा? इंडिगो एयरलाइंस का रजिस्ट्रेशन है मुंबई में भी और दिल्ली में भी बेटा। क्लियर? अब सर दिल्ली वाली जो रजिस्ट्रेशन नंबर पे जो फ्लाइट्स थी बेटा, उनकी जो कुछ एरोप्लेन्स उन्होंने दिल्ली के नंबर पे खरीद रखे थे, कुछ एरोप्लेन्स उन्होंने मुंबई के रजिस्ट्रेशन नंबर पे खरीदे थे बेटा। अब दिल्ली का जो फ्लाइट था बेटा, एक उड़ते उड़ते बीच में इंजन बंद हो गया बेटा उसका, पर दूसरा इंजन चालू था बेटा। चालू मतलब चाइना वाला बेटा। क्लियर? चालू वाला था बेटा। हाँ है ना भाई? तो सर सुनना, कुल मिला के इंजन खराब है बेटा। ठीक है, फ्लाइट जैसे तैसे नीचे आ गई बेटा, आनी थी बेटा वैसे भी। क्लियर? पर सर अब वो एयरक्राफ्ट का इंजन उनको रिप्लेस करना था, पर दिल्ली ब्रांच के पास इंजन नहीं था, मुंबई ब्रांच के पास 2 इंजन एक्स्ट्रा पड़े थे बेटा। क्लियर? तो क्या हुआ बेटा, मुंबई ब्रांच ने दिल्ली ब्रांच को इंजन ब्रांच ट्रांसफर कर दिया विदाउट एनी कंसिडरेशन। बताओ सप्लाई है क्या? 10 करोड़ का इंजन था वो, विदाउट कंसिडरेशन है। डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई क्या है? इंटरस्टेट ब्रांच ट्रांसफर ऑफ द गुड्स है, तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय पर्सन टू हिज डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, सप्लाई के स्कोप में आएगा। और सप्लाई के स्कोप में आएगा मतलब जीएसटी लगेगा। भारत माता की जय। शायद मेरी बात पहुंच गई बेटा अब तक, पक्का? चलिए सेकंड एग्जांपल समझ में आ रहा है? अच्छा, वो मुंबई ब्रांच ने दिल्ली ब्रांच को जो इंजन भेजे होंगे बेटा, वो कैसे भेजे होंगे? ऐसे ऐसे फेंक दिए होंगे ना, वहां पहुंच गया होगा बेटा, या ऐसा कागज का एरोप्लेन बनाया होगा, उस पर करके ऐसे फेंका होगा ना बेटा। व्हाट्सएप किया होगा, ये देखो बेटा सर, इंजन लिख के फोटो खींच के व्हाट्सएप, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा है ना बेटा, कबूतर के थ्रू भेजा होगा बेटा। वेरी गुड। स्नैपचैट बेटा, अरे वाह, ये देखो बेटा सर, इतने इतने बेटा टैलेंटेड लोग यहाँ बैठे हैं बेटा जीवन में, तेजस्वी, ड्रीम बैच, और वाह 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 वाह। सर सुनना ध्यान से बात को शरी,
तो मालिक उसने इंजन जो भेजा होगा किसे भेजा होगा? ट्रक में भेजा होगा या कोई दूसरी फ्लाइट जा रही होगी उसमें भेजा होगा बेटा? ये कार में भेजा होगा, बस छोटा इंजन था बेटा। हाँ है ना, कोई ना कोई मोड ऑफ कन्विंस तो यूज किया होगा ना यार, कोई ना कोई मोड ऑफ कन्विंस यूज किया होगा। सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ट्रक। ट्रक क्या कर रही है बेटा? ट्रक भी थी वो मुंबई ब्रांच वालों के पास, तो उसने अपनी ट्रक में इंजन रखवाया, मुंबई से दिल्ली भेजा, दिल्ली उस ट्रक ने क्या किया, इंजन को उतारा, अनलोड किया और ट्रक वापस आ गई बेटा। हाँ है ना भाई? तो ये जो मोड ऑफ कन्वेंस यूज किया है, क्या ये ट्रक भी सप्लाई हो गया क्या? ट्रक भी सप्लाई के स्कोप में आएगा क्या? क्या ये मानेंगे कि तूने ट्रक भी बेच दी उसको, या केवल इंजन भेजा है? आवाज आ रही हो? तो सर, मोड ऑफ कन्वेंस विच आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स और पर्सन्स बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पर्सन्स इज नॉट सप्लाई एट ऑल। वो क्या ट्रक भी सप्लाई हो गया क्या? हाँ, अगर तूने ट्रक भी परमानेंट भेज दिया होता तो अब बता, तो ये मानते कि मुंबई से दिल्ली ट्रक भी सप्लाई हो गया, बट इट इज जस्ट यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स और पैसेंजर्स, इट डजंट मीन कि मोड ऑफ कन्वेंस भी सप्लाई हो गया। हाँ है ना भाई? क्लियर? समझे मेरी बात? हाँ, ट्रक का जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा बेटा, वो इंजन की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, वो एक अलग बात है बेटा, पर क्या ट्रक सप्लाई हो गया क्या यार? नहीं। समझे मेरी बात? चलिए थर्ड पॉइंट। अच्छा, मान लो जब वो ट्रक वहां पहुंची, कहां? दिल्ली, तब ट्रक थोड़ी खराब हो गई थी बेटा, तो दिल्ली के अंदर ट्रक के, दिल्ली ब्रांच जो है बेटा, वहां ट्रक के मैकेनिक भी थे बेटा, तो उन्होंने क्या किया, ट्रक की सर्विसिंग कर दी। वो ट्रक की सर्विसिंग अगर मार्केट में कराते तो 50,000 भी चार्ज होता है बेटा, पर दिल्ली ब्रांच ने मुंबई ब्रांच से कोई चार्ज नहीं लिया। तो एक तरह से क्या हुआ बेटा, दिल्ली ब्रांच ने मुंबई ब्रांच को क्या किया बेटा, सर्विसेज दी है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन। ये सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा, क्योंकि सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ डिस्टिंक्ट पर्सन to his by a person to his distinct person in the course or furtherance of his business is always supply। बच्चों हाँ है ना भाई? अरे क्लियर, वेरी गुड, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। पक्का? गुड सर। चलिए एक और क्वेश्चन, समझ में आ रहा है आपको? पता है ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, दीज आर सर्कुलर्स, जो मैं पढ़ा नहीं ना, आप मुझे बता रहे हो बेटा। हाँ है ना मालिक? सर देखो, दो चॉइस होती है बच्चों, दो चॉइस होती है। ये रहा डिस्टिंक्ट पर्सन का कहानी पूरा बेटा, एक तो मैं बुक ओपन करूं, यहां से लाइन पढ़ू, आपको लाइन लिखवाऊं, लिखो। क्लियर सर? एक होता है आपको एग्जांपल समझा, ये रहा सर्कुलर, ये रहा, है ना भाई? ये रहा सर्कुलर, अभी वो इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस मिला बेटा आपको। दिस इज सर्कुलर इशूड बाय सीबीआईसी, जो आपने सॉल्व किया है बच्चों, समझे? सीबीआईसी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जैसे सीबीडीटी होता है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वैसे ही क्लियर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। क्लियर बच्चों? समझे मेरी बात? तो चीजों को समझो यार, याद मत करो। ओके, बाकी सारी चीजें मैंने लिखी हुई ऑलरेडी सर। ओके मालिक? चलिए ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ, एक बार मैं आपसे और बात करूंगा बेटा, पहले इधर ध्यान। मजा आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? मेरा रिक्वेस्ट क्या है बच्चों, सर देखिए हर डॉक्टर का टेक्निक अलग होता है इलाज करने का, ठीक है सर? अगर ये टेक्निक आपने फॉलो कर ली, मजा आ जाएगा सर आपको, ठीक है? डोंट मग अप द लो, आपको नोट्स याद नहीं करने रे, आपको केसेस सोल्व करने हैं, हाँ है ना? क्लियर? समझे मेरी बात? वही अप्रोच होनी चाहिए डे 1 से आपकी, और मैं बना दूंगा सर। बाकी नोट्स मैंने सब लिखे हैं सर आपके लिए, मेन बुक में भी लिखा है, उसको समराइज भी किया है, फिर उसको चार्ट फॉर्म में भी दे रखा है, सब कुछ कर रखा है मैंने आपके लिए, ठीक है? ये क्लास नोट्स भी मैंने शेयर कर रखे आपके लिए। आप शिद्दत से उस चीज के अंदर उतरिए और आराम से बात करिए मेरे से, सर बाकी काम मेरा है सर, ठीक है? यू डोंट वरी, कौन सा टॉपिक आपको याद रहेगा नहीं रहेगा मेरा काम है, रिवाइज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा मेरा काम है सर, आफ्टर 2 मंथ्स आप रिवाइज कर पाएंगे, यस वो मेरा काम है सर, हाँ है ना भाई? वो मैं सब करके दूंगा, पर पॉइंट क्या है, अभी आपको समझ में आना चाहिए पॉइंट। क्लियर? आई होप समझ में आ रहा है सर आपको, ठीक है? ओके सर, मैं सर्कुलर की लैंग्वेज भी पढ़ के बताऊंगा कि आपको समझ में आ रहा है, वो भी कर दूंगा मैं अभी आपके लिए। ध्यान दे, मान लो सर वो मुंबई ब्रांच ने एयरक्राफ्ट के इंजन, पार्ट्स, एक्सेसरीज भेजे थे कहां पे? दिल्ली ब्रांच। इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ द गुड्स, इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर ऑफ द गुड्स, बता सप्लाई है कि नहीं बेटा?
है सप्लाई है मतलब जीएसटी लग जाएगा, बात हमने ऑलरेडी कर दी बेटा। अच्छा वो मुंबई ब्रांच ने इंजन जो परचेज किया था सर, क्या नाम? लव्य। लव्य ने इंजन बेचे थे किसको? मुंबई ब्रांच को बेटा। तब उसने जीएसटी लगाया वो बिल पे बेटा, और मुंबई ब्रांच ने क्या किया? इन इंजन को ट्रांसफर कर दिया कहां बेटा? दिल्ली ब्रांच। तो सर एक तरह से परचेज किया और बेच दिया, सप्लाई किसको में आ रहा है ना बेटा यार। तो सर परचेज पे टैक्स पे किया, सेल पे टैक्स लग रहा है, तो बताओ परचेज पे टैक्स पे किया, उसका आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर? बिल्कुल मिल जाएगा बच्चों, हाँ है ना भाई, क्योंकि आपको पता है क्या 10 का क्रेडिट क्यों मिला, हाँ है ना मालिक। चलिए, पर सर जो मोड ऑफ कन्वेंस यूज किया है टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सर दैट मोड ऑफ कन्वेंस इज नॉट सप्लाई एट ऑल अनलेस अंटिल आपने वो मोड ऑफ कन्वेंस भी परमानेंटली भेज दिया होता, तो बात अलग होती बेटा। फर्दर अगर कोई रिपेयरिंग एटसेट्रा सर्विसेज दी किसने? दिल्ली ब्रांच ने मुंबई ब्रांच को, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दिल्ली ब्रांच टू मुंबई ब्रांच, हाँ है ना मालिक। चलिए कोई डाउट? चलिए मान लो एक और एग्जांपल लो बेटा लास्ट। मालिक पता है हम क्या करते हैं सर? बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़े बड़े प्लांट होते हैं ना बेटा, उनका रिपेयरिंग करते हैं बेटा। सर पावर प्लांट, बड़े बड़े प्लांट्स, उनकी रिपेयरिंग करते हैं, उनका मेंटेनेंस करते हैं। तो उनका रिपेयरिंग मेंटेनेंस के लिए क्या होगा? वो बड़े बड़े प्लांट खोल के हमारे यहाँ पे लेके आएंगे सा, तो हम वहां जाएंगे ना यार। अब हम वहां जाएंगे तो बड़े बड़े प्लांट है बेटा, तो रिपेयरिंग के लिए भी बड़ी बड़ी मशीन चाहिए बेटा हमको। अब बड़ी बड़ी मशीन हाथ में तो लेके जाएंगे नहीं बेटा, तो हमने क्या किया हुआ है, एक ट्रक बना रखी है सर, उस ट्रक के ऊपर हमने मशीन इंस्टॉल करी हुई सर रिपेयरिंग की, हाँ ना, रिपेयर मशीन ऑन द व्हील्स, machines on wheels, repair machine on the wheels, repairs on wheels। सर अब मालिक, अब ऐसे केस में, अब सुनना बात ध्यान से, अब ऐसे केस में हमने उस ट्रक पर सर बहुत सारी रिपेयरिंग की मशीन्स इंस्टॉल करी हुई है, क्रेन इंस्टॉल करी हुई सर बड़ी बड़ी, सो दैट सर अगर उस प्लांट पे जाके हमको कुछ छोटी मशीन उठानी हो तो क्रेन से उठ पाए बेटा, हाँ ना भाई। क्रेन हो गया, टूल्स हो गए, पार्ट्स हो गए, कंपोनेंट्स हो गए, मशीन्स हो गई, ये सब हमने वहां पे इंस्टॉल किए हुए उस ट्रक के ऊपर। अब सर वो ट्रक क्या हो रहा है सर, जब जाएगी रिपेयरिंग के लिए तब प्लांट का रिपेयरिंग करेगी, वापस आ जाएगी बच्चा, हाँ है ना भाई। सर पर हमने मान लो वही ट्रक मुंबई ब्रांच से दिल्ली ब्रांच भेजी बेटा 2 दिन के लिए बेटा टेम्पररी, और वहां पे कुछ रिपेयरिंग करके वापस आ रही है बेटा, तो क्या वो मशीन ट्रक सब कुछ सप्लाई हो गया क्या? आवाज आ रही है? तो इनको बोलते हैं टूल्स, रिग्स, मशीन्स, क्रेन एटसेट्रा विच आर इंस्टॉल्ड ऑन द व्हील्स। उसको अगर टेम्पररी भेजा आपने डिस्ट्रिक्ट पर्सन को तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि वो टेम्पररी गया यार, हाँ है ना मालिक। कोई खास बात? डन। ये भी था सर्कुलर बच्चों। अच्छा व्हाट डू मीन बाय सर्कुलर? चलो ये बताओ, 3 सर्कुलर तो तीनों मैंने पढ़ा दिया बेटा। व्हाट डू मीन बाय सर्कुलर? सर्कुलर्स आर मियर क्लेरिफिकेशन बाय द डिपार्टमेंट। क्यों देता है डिपार्टमेंट क्लेरिफिकेशन? क्यों? कंफ्यूजन है, डिस्प्यूट है, कंफ्यूजन है बेटा, है ना। किसमें कंफ्यूजन है? लॉ की एप्लीकेबिलिटी को, कि इस पर्टिकुलर केस में ये लॉ कैसे अप्लाई होगा। तो मैं क्या करता हूं पता है, मैं आपको पहले लॉ पढ़ा देता हूं, शिद्दत से पढ़ाता हूं, एकदम मस्त दिल में उतर जाए बेटा। आपके सामने फिर एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में एग्जांपल के थ्रू रखता हूं, फिर आपको बोलता हूं सोचो क्या होगा इसके अंदर, फिर आप मुझे बताओ सर इसके अंदर इस लॉ के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। वही तो होता है सर्कुलर, दैट्स इट। वही तो होता है सर्कुलर, और क्या होता है सर? 2 अप्रोच होती है देखो यार, मैं आपको बोल दूं डिपार्टमेंट ने बोला आपको याद करना पड़ेगा, और सेकंड आप बोलोगे सर ये होना चाहिए, और डिपार्टमेंट बोलता है हाँ यही सही है, खत्म ना काम। क्लियर? सर्कुलर्स आर नॉट द न्यू लॉ बेटा, वो कोई नया कानून नहीं होता है, जो एग्जिस्टिंग कानून है उसी को क्लेरिफाई किया उन्होंने किसी पर्टिकुलर केस के लिए बेटा, हाँ है ना। समझे मेरी बात बच्चों? क्लियर? चलिए मैं एग्जांपल के लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये तीनों सर्कुलर पढ़ देता हूं बेटा एक बार, तो आपको लगेगा हाँ यार सही में मंगल सही बोल रहा है यार। सर ये देखिए केस नंबर 1 जो मैंने
इंडिगो एयरलाइन का एग्जांपल लिया लिया क्या मैंने आपके लिए एग्जांपल? मुंबई ब्रांच टू दिल्ली ब्रांच. GST is leviable on interstate branch transfer of the aircraft engines, parts and accessories for use by their own airlines. दिल्ली वाली ब्रांच खुद के लिए यूज करेगी बेटा, हाँ है ना भाई? तो उस पर जीएसटी लेवी होगा क्योंकि इंटरस्टेट है बेटा ये, हाँ है ना भाई? फर्दर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड, लव्य से जो मैंने परचेज किया था ना बेटा, उस पर जीएसटी पे किया था बेटा, और फिर मैंने दिल्ली ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया मुंबई से, तो वो मेरे को परचेज पे जो टैक्स पे किया उसका आईटीसी मिल जाएगा. फर्दर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ एयरक्राफ्ट इंजिन, पार्ट्स एंड एक्सेसरीज will be available for discharging GST liability on interstate supply of such aircraft engines, parts and accessories by way of interstate stock transfer between distinct persons. बताओ एक वर्ड भी अलग ही गया बेटा, सर्कुलर खत्म बचा, कोई खास बात? पक्का? सेकंड कौन सा? वो इंजन कैसे भेजे बेटा मैंने? ट्रक से, ट्रेन से, कार से, कोई भी गुड्स, कोई भी व्हीकल, मोड ऑफ कन्वेंस सारे लिखे इसके अंदर, कोई भी मोड ऑफ कन्वेंस यूज करो. क्या कन्वेंस भी सप्लाई हो गया क्या? हाँ, कन्वेंस परमानेंट भेजा होता तो अच्छा, कन्वेंस का वहां रिपेयरिंग किया तो वो रिपेयरिंग सर्विसेज याद है बेटा आपको? इसमें लिखी पढ़ लो. इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ, देख केवल मूवमेंट हो रहा है, सप्लाई नहीं हो रहा है बेटा. मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स और पैसेंजर्स. एग्जांपल ट्रक, टैंकर्स, बसेस, कार, ट्रेलर्स, ट्रेन, वेसल, एयरक्राफ्ट एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है बच्चों, हाँ है ना सर? बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन मे नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई, वो सप्लाई नहीं होगा एक्सेप्ट इन केसेस वेयर सच मूवमेंट इज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सेम कन्वेंस. मतलब हमने कन्वेंस भी सप्लाई कर दिया तो अलग बात होगी बेटा, अदरवाइज नहीं. एंड कॉन्सिक्वेंटली IGST विल नॉट बी पेएबल ऑन द मोड ऑफ कन्वेंस. जो ट्रक भेज रहे उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा. क्लियर? फर्दर उस ट्रक का रिपेयरिंग किया था उसने, वहां पे पढ़ो. हाउएवर एप्लीकेबल जीएसटी शैल बी लेवेबल ऑन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डन बाय डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर सच कन्वेंस. दिल्ली ब्रांच ने उस ट्रक का रिपेयरिंग कर दिया बेटा, तो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आ जाएगा बच्चों, ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन बेटा, हाँ है ना भाई? क्योंकि ट्रक थी मुंबई की, रिपेयरिंग किया किसने? दिल्ली ने, तो डिस्ट्रिक्ट पर्सन ने सर्विसेज सप्लाई करी, विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई होगा. बोलो यस सर. आइए थर्ड पॉइंट, इंटरस्टेट. अच्छा वो थर्ड कौन सा है? वो रिपेयरिंग मशीन, क्रेन वगैरह बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर सर? इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है केवल ऑफ रिग्स, टूल्स एंड स्पेयर्स एंड ऑल गुड्स ऑन व्हील्स. आगे तरफ बेटा, मशीन्स ऑन व्हील्स, क्लियर? रिपेयर मशीन्स ऑन व्हील्स लाइक क्रेन एटसेट्रा बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स इज नॉट लेवेबल टू IGST एक्सेप्ट, अगर परमानेंट भेजे तो बात अलग है बेटा, एक्सेप्ट वेयर सच मूवमेंट इज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ दीज गुड्स. हाँ है ना भाई? कुछ समझ में आया कि गया? पक्का 100%. अब मुझे बताओ, मैं आपको लिखवा भी देता तो 15 मिनट अपने यहाँ खराब होते बेटा, हाँ है ना? जबकि लिखा हुआ है ना बेटा यार ये. क्लियर? और ये पढ़ते वक्त आपको लगा कि मैं कुछ याद कर रहा हूं, या आपको कुछ याद करना पड़ेगा इसको? क्या नहीं, मैं आपको ये अप्रोच सिखा रहा हूं बच्चों, आप समझिए. सर क्यों अपने लेक्चर्स में टाइम कम लगता है, जल्दी क्यों समझ में आता है? क्योंकि हम समझाने पे बिलीव करते हैं, लिखवाने पे नहीं केवल. आप बात समझो. नहीं सर, मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिखा हुआ है, मैंने समरी बुक दिया है आपको, चार्ट बुक दिया है बेटा. सर इट्स अ टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन. समझिए, हर सब्जेक्ट का अलग अप्रोच होता है. लॉ का अलग अप्रोच होगा, अकाउंटेंसी का अलग अप्रोच होगा, सर ऑडिट का अलग अप्रोच होगा. मेरा अप्रोच अलग है यार जीएसटी का. मैं क्या करता हूं, जीएसटी इज टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन. पहले ट्रांजेक्शन डिफाइन करवाता हूं आपसे बेटा, लॉ समझाता हूं, ट्रांजेक्शन डिफाइन करता हूं, फिर उसको अप्लाई करवाता हूं. इट्स अ 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बच्चों. हाँ, थ्योरी होगा किन के लिए? जो ये याद करेंगे सर. जिसको विजन ही नहीं है बेटा, जो विजुअलाइज नहीं कर पाएगा पढ़ते पढ़ते, उसके लिए थ्योरी बन जाएगा बच्चे. आप बात समझिए. मैं किसी और को कोई कमेंट नहीं कर रहा बेटा, मैं तो अपना अप्रोच बता रहा बच्चों में. आप पॉजिटिव बात करो ना हमेशा. सर आप तो मैं आपको अपना अप्रोच बताऊं, इट इज नॉट अ थ्योरी सब्जेक्ट बच्चों. हाँ, इसको जो याद करता और पढ़ते पढ़ते इसके विजन में आई नहीं बात क्या हो रहा है, उसके लिए थ्योरी बन जाता बच्चा. ये आप समझे मैं क्या कह रहा हूं सर? आप ये पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में मुंबई दिल्ली चल रहा है बेटा, एयरलाइंस, तो इट इज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यार. आप समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं बेटा. क्लियर? मैं कल से बोल रहा हूं इट्स नॉट अ थ्योरी सब्जेक्ट, पर अगर इसको जो याद कर रहा है वो क्या बन जाएगा? थ्योरी सब्जेक्ट. पर इसको पढ़ते पढ़ते जिसके दिमाग में चल रहा है वो ट्रांजेक्शन, वो क्या है? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट.
मैं आपसे ये बात इसलिए, मैंने अभी बुक खोल के पढ़ाया भी आपको इसलिए बच्चों, कि आप जब घर जाके पढ़े तो प्लीज प्लीज मेरा रिक्वेस्ट क्या आपसे बच्चों, रेफर दोस एग्जांपल्स व्हिच आई हैव गिवन टू यू, देन रीड इट अप। और आप क्या कर सकते हो, सर जब ये सर्कुलर पढ़ेंगे तो देखो आज तो आपके माइंड में फ्रेश है बेटा सारी चीजें, मेरा वो एग्जांपल एकदम याद है, यहां पे साइड में लिख दो क्या, एग्जाम्पल इंडिगो एयरलाइंस, इतना लिख देना काम हो गया बेटा अपना, इतना लिख देना काम हो गया बेटा अपना। हाँ है ना भाई, या कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको क्लिक कर जाए कि हाँ सर ने एग्जाम्पल दिया था क्लास में, फिर देखो आप सर उसको पढ़ने से पहले अगर वो एग्जाम्पल दिमाग में आ गया, फिर देखो वो सब्जेक्ट कैसा बनता है आपके लिए बेटा, समझे। ये पूरी बुक में आपको करना है, पूरे टॉपिक में आपको करना है, मेरी गारंटी मजा नहीं आ जाए तो सर। अरे क्लियर, समझे मेरी बात, एंड डोंट ट्राई टू मगअप। हाँ हाँ है ना भाई, क्लियर। अरे भाई समझे मेरी बात, अरे क्लियर, पक्का। आगे बढ़ू बेटा मैं, आइए सर, और कोई भी टॉपिक को पढ़ो जल्दबाजी में मत पढ़ना बेटा, उसका एग्जाम्पल समझना और फिर पढ़ना, अपने आप जल्दी खत्म होगा सर, समझे, अपने आप जल्दी खत्म होगा बेटा वो, पर पहले विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बात करना बेटा आप, क्लियर, पक्का। पढ़ते वक्त ये नोवेल की तरह पढ़ेंगे आप बेटा, ठीक है। चलिए मान लो इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर, इन केस ऑफ जीएसटी हम पढ़ क्या रहे बच्चों, सप्लाई, सप्लाई में सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर सी, सप्लाई इंक्लूड्स वो सारे ट्रांजेक्शंस विच आर कवर्ड इन शेड्यूल नंबर 1 ऑल्दो दोज आर विदाउट कंसिडरेशन, फिर भी सप्लाई होगा, उसका पैरा नंबर 2 खत्म हो गया बेटा अभी। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन टू हिज related person or a distinct person in the course or furtherance of his business, वो सप्लाई होगा although it is without consideration। पर अगर पर एनम पर एम्प्लॉई 50,000 तक के गिफ्ट्स दिए हैं सर, तो ऐसे केस में सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे। हाँ ना भाई, क्लियर मालिक, डन। तो सर ये था आपका पैरा नंबर 2 शेड्यूल नंबर 1। आइए पैरा नंबर 3, पहले ट्रांजेक्शन बोलूं बेटा मैं, फिर बुक से पढ़ेंगे, फिर मतलब यहां से देखेंगे बेटा हम लोग। ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स, क्या बोला मालिक, सप्लाई ऑफ गुड्स, ओनली गुड्स नो सर्विसेज, ठीक है। पैरा नंबर 2 में देखो फर्स्ट जो पैरा पढ़ा हुआ था क्या, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस, मतलब वह गुड्स ही हो गया बेटा केवल। पैरा नंबर 2 जो है वो क्या है, रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को गुड्स हो या सर्विस हो। थर्ड जो बोल रहा हूं क्या है, गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स, क्या बोला सर, पहले पैराग्राफ बोल रहा हूं बेटा मैं, फिर समझाऊंगा आपको मैं। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। वापस सुनना, अभी 2 मिनट लगेंगे आपको यार, अभी तो मैंने बोला है आपको, केवल शो ऑफ किया कि मेरे को आता है। सर सुनना, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, एंड इसका वाइस वर्सा भी लिखा है बेटा, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। ये बोल दिया मैंने बस, अब मैं समझाता हूं, ऑपरेशन करता हूं इसका पूरा, अच्छे से करो ऑपरेशन। सर सप्लाई ऑफ गुड्स, ये पढ़ रहे हम क्या, विदाउट कंसिडरेशन वाले सप्लाई, क्या पढ़ रहे हैं हम, विदाउट कंसिडरेशन वाले ट्रांजेक्शन जो सप्लाई के स्कोप में आएंगे। मान लो सर मैंने एक गुड्स बनाया बेटा, हूं तो करो कम से कम, मैंने ये गुड्स बनाया सर, मैंने अपने एजेंट अपॉइंट किए हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में बेटा, जो मेरे गुड्स का मार्केटिंग करेंगे और मेरे बिहाफ पे गुड्स बेचेंगे बेटा। उनमें से कुछ एजेंट ऐसे हैं, प्लीज समझना 10 मिनट लगेंगे मेरे को ना बेटा आराम से, क्योंकि अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में बेटा। ओके मालिक सुनना, अगेन देखो हर एक चीज इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सर, हर एक चीज ट्रांजेक्शन बेस्ड है बेटा, नाम ही क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखो
समझिए, हर सब्जेक्ट का अप्रोच अलग होगा बेटा। इनकम टैक्स का अप्रोच अलग होगा यार, लो का अप्रोच अलग होगा, जीएसटी का मेरा अप्रोच अलग है यार। जीएसटी इज टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन, तो आई हैव टू डिफाइन द ट्रांजेक्शन, यू हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रांजेक्शन बेटा, नहीं तो ये थ्योरी बन जाएगा। मालिक सर मान लो मैंने मार्कर्स बनाए हिंदुस्तान के अलग अलग कॉर्नर्स में, मैंने क्या किए, एजेंट अपॉइंट किए। अब इसमें से कुछ एजेंट क्या बोलते हैं, सर हमको स्टॉक हमारे पास रखना है, ताकि कस्टमर हमारे पास आएगा, हम उसको स्टॉक दिखाएंगे, पसंद आएगा, माल ले जाएगा। सर हाँ ना भाई, देखो कुछ नहीं होता, हमारे मार्केट की क्वालिटी देखो बेटा। सर सुनना बात को ध्यान से। अब मालिक गुड्स पहुंच गया कहां पे बेटा, कहां से गया, क्या मैंने एजेंट को माल बेचा है, नहीं ना। माल कब बिकेगा, जब एजेंट कस्टमर को बेचेगा। तो प्रिंसिपल के यहां से एजेंट के यहां गया है, तो क्या वो सप्लाई हुआ क्या। अब बात सुनो, अब बात सुनो, बस उसी के लिए प्रोविजन है बेटा। आपको ट्रांजेक्शन विजुअलाइज हो गया ना बेटा, अब पॉइंट में मजा आएगा बेटा। क्लियर कंडीशन है बेटा, सुनना ध्यान से, या तो समझ में आना बेटा। ट्रांजेक्शन विजुअलाइज हो गया कि मेरे यहां से एजेंट क्या माल जा रहा है, क्या वो सप्लाई है क्या यार, वो सप्लाई होगा अगर 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 इफ द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। 2 मिनट ऐसा नहीं होता है, सुनना सुनना। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है कि जब एजेंट कस्टमर को गुड्स बेचेगा, जब एजेंट वो किसके नाम का बिल इश्यू कर रहा है, मेरे को लेट मी सर, वो जो बिल इश्यू कर रहा है उस पे सप्लायर का नाम किसका है, कस्टमर का नाम तो कस्टमर का ही होगा बेटा। वो जो बिल इश्यू कर रहा है एजेंट, किसको, कस्टमर को, उसमें सप्लायर का नाम किसका लिखा है, अगर उसमें खुद के नाम का बिल इश्यू किया है, किसके नाम का बिल इश्यू किया बेटा, मतलब एजेंट ने जब कस्टमर को बिल इश्यू किया तो किसके नाम का इश्यू किया बेटा, खुद के नाम का बिल इश्यू किया है। इट मींस कस्टमर को माल बेचा किसने बेटा, भाई कस्टमर को माल बेचा किसने, एजेंट ने बेचा बेटा, क्योंकि खुद के नाम का बिल इश्यू किया। मतलब आप कोई गुड्स बेच कर सकते हो जब वो आपकी होगी। भाई समझो मेरी बात को, सर क्या आप ताजमहल बेच सकते हो बेटा, आपका है ही नहीं, समझो मेरी बात को। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि अगर एजेंट ने कस्टमर को जो बिल लिखा है वो खुद के नाम का अगर बिल इश्यू किया है, इट मींस उसने गुड्स कस्टमर को बेचा है, तो गुड्स उसका होगा तो कस्टमर को बेचेगा ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब प्रिंसिपल के यहां से एजेंट के गया होगा तो उसका सप्लाई मान लिया। क्लियर सर, तभी तो एजेंट कस्टमर को बेच पाएगा यार। तो अगर एजेंट जो बिल इश्यू कर रहा है वो खुद के नाम का बिल इश्यू कर रहा है टू द कस्टमर, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल के यहां से जब एजेंट के यहां जाएगा तो उसको सप्लाई मान लेंगे, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन, उस पर जीएसटी लगेगा, जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट एजेंट लेगा बेटा। और एजेंट जब आगे कस्टमर को बिल लिखेगा उस पर वो जीएसटी लगाएगा, और सर उसकी लायबिलिटी जो होगी उसके लिए आईटीसी यूज करेगा बेटा। हाँ है ना भाई। अब आईटीसी वगैरह टॉपिक मेरा नहीं है, पर मेरा पॉइंट क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट undertakes to supply the goods on behalf of principal is supply, यहां से वहां गया is a supply। है ना सर। पर अगर एजेंट जब कस्टमर को माल बेच रहा है तो प्रिंसिपल की बिल बुक ही यूज कर रहा है। एजेंट जब कस्टमर को गुड्स बेच रहा है तो वो बिल जो इश्यू कर रहा है वो प्रिंसिपल के नाम का बिल इश्यू कर रहा है। मैंने अपनी एक बिल बुक वहां रखी हुई साहब, बिल बुक समझते हो ना क्या होता है, मैंने अपनी एक इनवॉइस बुक कहां रखी हुई है, एजेंट क्या रखी हुई है, एंड एजेंट इज इश्यूइंग द इनवॉइस इन माय नेम, इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल। तो नाउ यू टेल मी ऑन रिकॉर्ड, इफ एजेंट इज इश्यूइंग द इनवॉइस इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल टू द कस्टमर, हु इज इश्यूइंग द इनवॉइस टू कस्टमर, एक तरह से ऑन रिकॉर्ड माल बेच कौन रहा है कस्टमर को, प्रिंसिपल। तो उस पर जीएसटी लायबिलिटी आएगी भी किसकी बेटा, प्रिंसिपल की। तो क्या प्रिंसिपल कैसे एजेंट के आगे तब सप्लाई हुआ क्या, सप्लाई तो कब हो रहा है, जब एजेंट कस्टमर को बेच रहा है बेटा। हाँ है ना भाई, खत्म।
खत्म पॉइंट। आई होप क्रिस्टल क्लियर है बेटा। अभी वापस बोल दो बेटा एक बार, सुनना। सर अंदर उतरो, टॉपिक क्या है, मजा आ जाएगा सर आपको। सप्लाई ऑफ गुड्स, क्या बोला सर? बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, वेयर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल इज सप्लाई। इसका मतलब ये होता है कि अगर एजेंट कस्टमर को जब गुड्स बेच रहा है तब खुद के नाम का अगर इनवॉइस इश्यू कर रहा है, इसका मतलब एजेंट कस्टमर को गुड्स बेच रहा है, तो एजेंट कस्टमर को गुड्स बेच रहा है, इसका मतलब जब प्रिंसिपल के यहां से एजेंट किया जाएगा तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, क्योंकि एजेंट इज सप्लाइंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल बेटा। हाँ है ना, क्लियर? पर अगर जब एजेंट कस्टमर को गुड्स बेच रहा है तब वो प्रिंसिपल के नाम का बिल इश्यू कर रहा है, इट मींस प्रिंसिपल हिमसेल्फ इज सप्लाइंग द गुड्स टू कस्टमर, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल टू एजेंट जब गुड्स जाएगा वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। समझा? क्लियर? अच्छा, एजेंट अपने कमीशन का बिल लिखेगा बेटा, वो तो कमीशन इज सप्लाई ऑफ सर्विस ऑलवेज बेटा, वो तो हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस का इनवॉइस हो जाएगा, उस पर जीएसटी वो लगा के देगा, वो एक अलग बात हो गई बेटा। क्लियर? जो गुड्स का मूवमेंट हो रहा है उसका बात आपको समझ में आ गया बच्चों? यस या नो? क्लियर? डन। सेकंड केस बोलूं बेटा मैं, वाइस वर्सा। सर क्या नाम बेटा? वर्धिनी। सर इनका परचेसिंग पावर इतना जोरदार है कि जो मेरी फैक्ट्रीज में रॉ मटेरियल काम आते हैं बेटा, उसके लिए मैंने परचेसिंग कमीशन एजेंट इनको अपॉइंट किया बेटा। तो नाउ शी विल प्रोक्योर द इनपुट्स ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर। मैं हूं प्रिंसिपल, आप एजेंट मान लीजिए। अभी क्या होगा बेटा, ये एजेंट अलग अलग लोगों के पास जाएंगे, माल देखेंगे कि सर उनका जो गुड्स है, इनपुट है, उसकी क्वालिटी क्या है, मेरे को क्या क्वालिटी चाहिए, और क्या बार्गेनिंग पावर इनकी जोरदार है, क्या रेट में अपने वो गुड्स पड़ेगा बेटा। हाँ है ना सर? ये वो गुड्स परचेज करेंगे मेरे बिहाफ पे और फिर मेरे को सप्लाई करेंगे बेटा। हाँ है ना भाई? तो अभी क्या हो रहा है, ये परचेजिंग एजेंट है बेटा। क्लियर? अब लैंग्वेज सुनना तो आंसर आप देंगे बेटा, मेरे को देखना। अच्छा, अभी तक क्या था, वो सेलिंग एजेंट था बेटा एक तरह से, अभी ये परचेजिंग एजेंट है बेटा, तो रिवर्स हो गया सिस्टम। तो सर सुनना, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल। एजेंट कैसे गुड्स आ रहा है, इसने परचेज कर लिया होगा बेटा और मेरे को भेज रही है भी बेटा ये गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। मैं और बताता हूं आपको, मतलब क्या होगा कि जब एजेंट के यहां से गुड्स मेरे यहां आ रहा है, इसने क्या किया, परचेज तो कर लिया माल अलग अलग लोगों से, अपने यहां लाके रख दिया, अब मेरे यहां भेज रही बेटा ये गुड्स, तो क्या वो सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा? दिस इज द क्वेश्चन। एजेंट के यहां से प्रिंसिपल के यहां गुड्स आ रहा है, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा? दिस इज द क्वेश्चन। इट डिपेंड्स कि जब इसने गुड्स खरीदा था, क्या नाम सर, क्या नाम बेटा? स्वामिनी। स्वामिनी वाज द एक्चुअल सप्लायर ऑफ दोज इनपुट्स, जिससे वर्धिनी ने गुड्स परचेज किया था बेटा मेरे लिए। तो सर जब वर्धिनी ने गुड्स स्वामिनी से परचेज किया, तब उस पे बिल पे तुमने जब माल बेचा, उस पे बायर का नाम क्या लिखा है? अगर बायर का नाम आपने एजेंट का लिखा था बेटा तो सर आपने तो माल यहां भेज दिया, बिल पे कस्टमर का नाम किसका लिखा? एजेंट का। नाउ एजेंट इज सेंडिंग द गुड्स फ्रॉम हर प्रीमाइसेस टू प्रिंसिपल प्रीमाइसेस बेटा। बताओ सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा? बस मैंने बोल रहा हूं ना सर, बस आप फंडा पकड़ लीजिए, बाकी काम मेरा है, बाकी अपना हो जाएगा सर। हाँ ना सर? क्लियर सरकार? सर ऐसे केस में क्या होगा कि जब एजेंट के यहां से गुड्स मेरे यहां पे आएगा, वो सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा, सप्लाई के स्कोप में आएगा तो जीएसटी लग जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब स्वामिनी जो ओरिजिनल सप्लायर थी, उसने जब बिल लिखा होगा एजेंट को उसके नाम का, तो उस पर जीएसटी लगा के दिया, तो उस पर कस्टमर का नाम दिख रहा है एजेंट, तो एक तरह से मानेंगे ना कि स्वामिनी ने गुड्स बेचा है एजेंट को बेटा। और एजेंट के यहां से प्रिंसिपल के यहां गुड्स जब आएगा, तब ये मान लेंगे कि एजेंट ने माल मेरे को बेचा है, और सर जो परचेज में आपने टैक्स पे किया था उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा, और जीएसटी लगा के आप बिल मेरे को दे दोगे, और उसका क्रेडिट मेरे को मिल जाएगा बेटा अल्टीमेटली। हाँ है ना भाई? वो बिलिंग साइकिल समझ में आई बेटा आपको? तो जब एजेंट के यहां से प्रिंसिपल के यहां पे आएगा, ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन है, फिर भी वो सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा अगर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। पर अगर जब स्वामिनी जो ओरिजिनल सप्लायर थी, उसने जब माल सप्लाई किया था सर किसको? एजेंट को, उस पे कस्टमर का नाम प्रिंसिपल का लिखा था बेटा, एजेंट का नाम
नहीं लिखा, तो एक तरह से क्या होगा बेटा, सर उस एजेंट ने तो मेरे केवल क्या किया है, मीडिएशन किया बेटा बीच में। क्लियर? तो सर ऐसे केस में अगर उस सप्लायर ने, जो मैन्युफैक्चरर था उस रॉ मटेरियल का, उसने जब बिल लिखा वो डायरेक्ट प्रिंसिपल के नाम का बिल लिखा है बेटा, तो सर ऐसे केस में एजेंट के यहां से प्रिंसिपल क्या गुड्स आएगा, वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, वहां कोई जीएसटी अलग से वापस से नहीं लगेगा। हाँ है ना भाई? क्लियर? लैंग्वेज बोल दूं क्या बेटा वापस से? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो एजेंट क्या से प्रिंसिपल क्या गुड्स आ रहा था वो भी सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा और उस पर भी जीएसटी लग जाएगा बेटा। बोलो यस सर। कुछ नहीं, बिलिंग साइकिल समझ में आ गई बेटा आपको, और आईटीसी का फ्लो समझ में आ गया बेटा आपको। पता है अब मुझे बताओ 10 का ग्रेड क्यों मिला, काम आ रहा कि नहीं आ रहा है? अब सोचिए जिसने 10 का ग्रेड क्यों मिला वो पढ़ा ही नहीं है, उसके सब ट्रांजेक्शन याद ही करने बेटा, उनके लिए थ्योरी सब्जेक्ट ही बेटा पूरी है। अरे क्लियर? यहां सिस्टम शायद आपको पूरा समझ में आ रहा है। हाँ है ना भाई? सर ये देखिए मैंने आपके लिए लिखा है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। मतलब ये होता है कि सर एजेंट जब कस्टमर को माल बेच रहा है तब खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? सेम वे सर वाइस वर्सा लिख दिया। सेम वे जब एजेंट के ऐसे गुड्स आ रहा है कहां पर, प्रिंसिपल के यहाँ पे, तब जब उसने ओरिजिनल माल खरीदा होगा तब खुद के नाम पे अगर बिल परचेज का बिल लिखवाया था, तो ऐसे केस में एजेंट के ऐसे मेरे यहाँ पे आएगा तो वो सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा। शायद ट्रांजेक्शन पूरा क्लियर हो गया। हाँ है ना बेटा? क्लियर? 100% डन। सर ये देखिए, ये आपकी बुक, ये प्रिंसिपल एजेंट वाला पॉइंट है बेटा आपका, ठीक है? ये मैंने सप्लाई है, ये देखिए, ये पढ़ो सर। Where the invoice is issued by the agent to the customer in the name of principal। बेटा जब एजेंट कस्टमर को बिल लिख रहा है, क्या बोला? किसके नाम का बिल लिख रहा है बेटा? प्रिंसिपल के नाम का बिल लिख रहा है बेटा। तो क्या प्रिंसिपल के यहां से एजेंट के आ जाएगा तो सप्लाई के स्कोप में आएगा? नहीं। क्लियर? आंसर इज नो। अगर इनवॉइस कस्टमर को एजेंट लिख रहा है, वो खुद के नाम का लिख रहा है, एजेंट के नाम का, तो मतलब एजेंट कस्टमर को माल बेच रहा है बेटा, तो प्रिंसिपल के यहां से एजेंट के जाएगा तो क्या हो जाएगा? सप्लाई हो जाएगा, और सप्लाई है तो जीएसटी लग जाएगा। बोलो यस सर। पक्का? अच्छा अब सुनिए, एजेंट और प्रिंसिपल के कई सारे एग्जांपल मैं आपको और दे सकता हूं जो यहां सर्कुलर के थ्रू दे रखे बेटा। है ना सर? ये सर्कुलर मैंने पढ़ा है आपको बेटा, ये कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं बेटा। मान लो यहां तक क्लियर है बेटा आपको? चलिए सर, क्या नाम बेटा? प्रणव भाई। सर ये क्या करते हैं? ये मार्केटिंग एजेंट है बेटा, ये भी कमीशन एजेंट है। सर ये क्या करते हैं? कस्टमर ढूंढते बेटा, मेरे से डील करवा लेते उसकी। अपने पास स्टॉक नहीं मंगाया इसने, मेरे पास लेके आया कस्टमर, डील करवा दी, मैंने उसको माल बेच दिया। तो सर 10 करोड़ का माल बेचा, 1 करोड़ रुपए इसका कमीशन बेटा। कितना? 1 CR इज हिज कमीशन। सर आप मुझे बताइए, सर ये कमीशन का जो बिल इसने मेरे को लिखा होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस है कि नहीं बेटा? अच्छा यहाँ पे कोई गुड्स का मूवमेंट हो रहा है कि यहाँ से वहां है कुछ? तो यहाँ पे कोई सप्लाई ऑफ गुड्स की बात तो आती नहीं। डायरेक्ट मैंने कस्टमर को माल बेचा, खत्म बात, वो सप्लाई हो गया, इस तरह सर्विस का बिल लिखा, बात खत्म बेटा। हाँ है ना भाई? चलिए सेकंड केस, ऑक्शनियर। कभी आपने माल ऑक्शन करवाया? देखा तो होगा, आवाज नहीं आ रही? ओए सर सुनना, हाँ विजुबिया, अच्छे अच्छे लोगों को बिकवा देते बेटा वो। सर लोगों का माल बेटा। हाँ सर अब पॉइंट मेरा आपसे ये है, सुनना मालिक, ऑक्शनियर ऑक्शन करवाता है बेटा। वो क्या करवाता है बेटा? ऑक्शन। जैसे पेंटिंग का ऑक्शन बेटा, मजनू भाई की पेंटिंग बेटा। हाँ है ना भाई? सुनना बात को ध्यान से। सर मान लो मैं ऑक्शनियर हूं बेटा, करो रे, आपने पेंटिंग बनाई, ठीक है, यहां पेंटिंग को एग्जीबिशन में हैंग कर दिया। मैं कौन हूं? ऑक्शनियर। सर आप है बायर लोग, आपने बिडिंग लगाई बेटा, ठीक है, और मैं जिसने हाईएस्ट बिडिंग थी उसको वो पेंटिंग बेच दी गई बेटा। क्लियर? और मैं ऑक्शनियर हूं, मैंने अपना कमीशन लिया बेटा। अब क्वेश्चन आता है कि ऑक्शनियर इज जस्ट अ काइंड ऑफ एजेंट बेटा, कि जब आपने, क्या नाम सर?
शिवम भाई, इसने पेंटिंग बनाई थी बेटा, इसने जो पेंटिंग इतनी शानदार बेटा, आप देख लो दिमाग खराब बेटा आपका। सर तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर जो पेंटिंग आपने मुझे दी और मैंने ऑक्शन करके बेची बेटा, नाउ पॉइंट इज दैट कि जब मैं पेंटिंग बेचूंगा आगे, क्या वो सप्लाई, क्या प्रिंसिपल तो आप हो गए बेटा एक तरह से, ऑक्शनियर जो है वो कौन हो गया, एजेंट। तो जब प्रिंसिपल के यहां से एजेंट क्या है वो पेंटिंग आ रही है, क्या वो सप्लाई के स्कोप में आ गया, क्या वही लेना कर रहा है, ठीक है। हाँ सर, जब ऑक्शनियर के यहां से, सॉरी जब प्रिंसिपल के यहां से ऑक्शनियर के यहां गुड्स आ रहा है, पेंटिंग आ रही, क्या वो सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा, डिपेंड्स, डिपेंड्स कि जब ऑक्शनियर कस्टमर को माल बेच रहा है तब क्या कर रहा है वो, क्या खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है या डायरेक्ट उस प्रिंसिपल के नाम का बिल इशू कर रहा है, खुद के नाम का बिल इशू अगर कर रहा है तो वहां से यहाँ पेंटिंग आएगी तो सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा, और जब ये अब पेंटिंग बेचेगा तो खुद ने सप्लाई करी मानेंगे बेटा, हाँ है ना भाई। और अगर खुद के नाम का बिल इशू नहीं कर रहा, डायरेक्ट प्रिंसिपल के नाम का बिल इशू कर रहा है तो डायरेक्ट प्रिंसिपल नहीं कस्टमर को बेचाए मानेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल टू एजेंट सप्लाई नहीं हुआ है, वो शेड्यूल 1 में कवर नहीं हुआ, बोलो यस सर। चलिए थर्ड, अनाज मंडी एपीएमसी मार्केट, नाम सुना आपने बेटा, वहां तो रियलिटी में होता भी यही है सर, मेरा पेरेंटल बिजनेस भी यही है सर, सुनना ध्यान से। सर कृषि मंडी, एपीएमसी मार्केट, अनाज मंडी, नाम सुना कि नहीं सुना आपने बेटा, वहां पे क्या होता है, किसान लोग, सर फार्मर्स, एग्रीकल्चरलिस्ट क्या करते हैं, अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लेके आते हैं, करो। फिर जो मंडी के रजिस्टर्ड ऑक्शनर होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, उसका ऑक्शन करवाते हैं और फिर आगे जो खरीदता है उसको माल बेचा जाता है बच्चा, हाँ है ना भाई। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो ये एजेंट है भाई, फार्मर्स क्या हो गए, प्रिंसिपल मालिक है बेटा गुड्स के, हम लोग क्या हो गए, एजेंट ऑक्शनियर। सर ऐसे केस में ऑक्शनियर जब माल बेचता है, जो हाईएस्ट बीडर होता है उसको जब माल बेचेगा तब खुद के नाम का बिल इशू करता है, वो क्या करता है बेटा, वो खुद के नाम का इनवॉइस इशू करता है, किसको, कस्टमर को। तो सर एग्रीकल्चरलिस्ट जब उसके पास गुड्स आया होगा, प्रिंसिपल टू एजेंट, तो सिंस एजेंट इज सप्लाइंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है बेटा, तो ऐसे केस में सर ये मानेंगे कि प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया था और एजेंट कस्टमर को बेच रहा है बेटा, यस या नो, वो शेड्यूल 1 के पैरा नंबर 3 में कवर होता है, क्लियर, सप्लाई होता है बेटा, क्लियर। हाँ सर ध्यान देना बच्चों, सर जितने भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे जो ये एजेंट है जो खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है, किसको, कस्टमर को, तो प्रिंसिपल टू एजेंट जब गुड्स आएगा सप्लाई किसको में आएगा बेटा, हाँ है ना मालिक। तो ऐसा जो एजेंट होता है हु सप्लाइंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब खुद के नाम का बिल अगर इशू कर रहा है तो उस एजेंट को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है, उसको 20 लाख का बेनिफिट नहीं मिलता। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आएगा पॉइंट ये वाला, पर जस्ट पॉइंट आया था मैंने बता दिया बेटा कि ऐसे एजेंट को जो खुद के नाम का बिल इशू करता है कस्टमर को, उसको 20 लाख का कोई रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, उसका टर्नओवर 10 रुपए भी हो तो भी उसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, हाँ है ना मालिक, और यस नो, यस, ठीक है। हाँ जो गुड्स का वो ऑक्शन कर रहा है वो गुड्स ही अगर एग्जेम्प्ट है बेटा, वो गुड्स ही क्या है, एग्जेम्प्ट, जिसपे गवर्नमेंट ने जीएसटी क्या कर रखा है, एग्जेम्प्ट, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती है। एग्जांपल ये मंडी वाले एजेंट का नाम जो मैंने लिया, अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, क्या है बेटा, अगर उनको एग्जाम किया, देख सारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जाम नहीं है बेटा, ये भी ध्यान रखना आप, सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जाम नहीं है, कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टैक्सेबल भी है बेटा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे किसी गुड्स का एजेंट हूं जो गुड्स के सप्लाई पे जीएसटी क्या है, एग्जाम्प्ट है, तो ऐसे केस में मेरे को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है मेरे मालिक, क्लियर, पक्का, 100% डन। और अगर सर कमीशन एजेंट ने अपना कमीशन का बिल अलग से लिखा है तो कमीशन पे तो जीएसटी हमेशा लगेगा लगेगा, दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस बेटा, क्लियर, डन। कोई खास बात, कोई टफ बात, पक्का बच्चों, डन। ये सारे एग्जांपल सर्कुलर के थ्रू दे रखे डिपार्टमेंट ने समझाने के लिए, सिनेरियो 1 2 3 समझा रखा है बेटा, हाँ है ना भाई, ये सारे पॉइंट मैंने आपको समझा दिए बेटा। ये देखिए एपीएमसी मार्केट बेटा, है ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट, क्लियर। सर ये सारे एग्जांपल यहाँ थ्योरी फॉर्म में दे रखे हैं, अब आप जब ये पढ़ेंगे तो आपको थ्योरी की तरह नहीं पढ़ने का बेटा, पहले क्या करना है, एग्जाम्पल को विजुअलाइज करना है और फिर आपको पढ़ना है, देखना है, एकदम स्मूथ आपका पूरा पॉइंट समझ में आएगा आपको, क्लियर मालिक, पक्का, गुड। तो सर इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर, एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा रिगार्डिंग डेल क्रेडर एजेंट बेटा, नाम सुना आपने डीसीए का, नाम सुना क्या आपने, यस, ध्यान मेरी तरफ, डेल क्रेडर एजेंट क्या होता है, डीसीए डेल क्रेडर एजेंट होता है बेटा, वेरी गुड बेटा, होता क्या है,
नाम सुना आपने कभी बेटा? बस नाम ही सुना है सर। चलो मैं समझाता हूं बेटा आपको, मैं समझाता हूं। वैसे तो मैंने यहां लिखा है बेटा आपके लिए कि यह ट्रांजेक्शन लिखा है बेटा, ठीक है? डीसी का पहले समझा रखा है मैंने, पर 2 मिनट रुकिए, पहले मेरे को यह नहीं पढ़ना है, पहले मेरे को समझाना है, फिर यहां से देख लेंगे बेटा। डेल क्रेडिट एजेंट भी एक काइंड ऑफ एजेंट है बेटा। देख, डीसीए हो, कमीशन एजेंट हो, ऑक्शनियर हो, ब्ला 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 ब्ला, कोई भी नाम का एजेंट हो बेटा, एजेंट तो एजेंट ही है। और प्रिंसिपल के यहां से एजेंट के यहां गुड्स जा रहा है तो सप्लाई के स्कोप में आएगा, अगर एजेंट कस्टमर को अपने नाम का बिल इश्यू कर रहा है तो बेटा, अदरवाइज सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। यहां तक क्लियर है क्या सर आपको? पक्का बच्चों? अब मेरी बात सुनेगा ध्यान से। मान लो, सुना बेटा ध्यान से, डेल क्रेडिट एजेंट का रोल क्या होता है बेटा? व्हाट इज द रोल ऑफ डेल क्रेडिट एजेंट? मैं मान लो प्रिंसिपल हूं बच्चों, सर क्या नाम? कृष्णा। कृष्णा भाई इज द डेल क्रेडिट एजेंट बेटा, बहुत पैसे है इसके पास बेटा, बहुत पैसे। और सर मैं जब गुड्स कस्टमर को बेचता हूं तो मेरे को पैसा इमीडिएट चाहिए साहब, हाँ है ना भाई? ये है एजेंट। ये कस्टमर को जब माल बेचते हैं, ध्यान से समझना बात को, क्योंकि पहले ट्रांजैक्शन समझ में आएगा तो जीएसटी समझ में आएगा ना यार। तो मैं पहले क्या सिखा रहा हूं आपको? ट्रांजैक्शन। मैं पहले बिजनेस सिखा रहा हूं बेटा आपको। जीएसटी पढ़ते पढ़ते कई सारे बिजनेस का आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे ट्रांजैक्शन होता है बेटा। मालिक, यह है डेल क्रेडिट एजेंट। ये जब कस्टमर को माल बेचता है उनको 3-3 महीने की उधार देता है बेटा। ये उधार समझते हो क्या होता है बेटा? क्रेडिट। ये बोलता तुम माल ले जाओ, 3 महीने में पेमेंट दे देना आराम से, कोई जल्दी नहीं मेरे को। मैं बोलता हूं भाई तू कस्टमर को माल बेच रहा है, मेरा माल बेच रहा है, 3 महीने का उधार दे रहा है, डूब गया तो मैं नहीं जानता, मेरे को तो पैसा अभी चाहिए। बोले ये रखो सर आपका पैसा। पर ये क्या बोलता है? साहब मैं आपको पेमेंट पहले दे रहा हूं, मेरे को 3% कमीशन या 5% कमीशन एक्स्ट्रा चाहिए। मैंने कहा डन, तू कमीशन एक्स्ट्रा रख पर पैसा भी दे। नॉर्मल कमीशन एजेंट को कमीशन है कितना? 10%। इसको मैं देता हूं कितना? 15%। हाँ है ना? तो डेल क्रेडिट एजेंट गारंटीज द पेमेंट टू द प्रिंसिपल, उसकी वजह से उसको थोड़ा एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। हाँ है ना भाई? तो समझना बात को ध्यान से। ये जैसे ही माल कस्टमर को बेचेगा ये मुझे पेमेंट कर देगा बेटा, हाँ है ना भाई? इसको एक्स्ट्रा कमीशन मिल जाएगा, ये हमारा काम तो हो गया। अब जब कस्टमर को माल बेचेगा, ये ध्यान से समझना बच्चों, कस्टमर को बेचा है माल कितने का? 1 CR का। कस्टमर ने उधार मांगा कितने महीने का? 3 महीने का। पर इसने बोला क्या? 3 महीने उधार दे रहा हूं मैं आपको, 3 महीने का क्रेडिट दे रहा हूं मैं आपको, पर 3 महीने का ब्याज चाहिएगा साहब, इंटरेस्ट। कस्टमर बोलता डन सर, इंटरेस्ट ले लेना मेरे से आप, पर पैसा अभी नहीं है, 3 महीने बाद दूंगा। बोला डन। इसने बोला व्हाट इज, कस्टमर ने पूछा व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? इसने बोला 1% पर मंथ। 3 महीने का कितना हो जाएगा? 3%। 1 करोड़ का माल इसने सप्लाई किया। पहले ट्रांजेक्शन सीखे, जीएसटी मेरे को नहीं आता बेटा। अभी मैं अभी जीएसटी की बात कर ही नहीं रहा आपसे बेटा, मैं पहले ट्रांजेक्शन की बात कर रहा बच्चा आपसे, बिजनेस की बात कर रहा मैं आपसे बेटा, हाँ है ना भाई? प्लीज सर। मालिक, he is the agent, DCA, Del Creditor agent, who is supplying the goods to the customer, and he has given credit of 3 months to the customer, for which he has charged 3% extra interest from the customer. सर 1 करोड़ का इसने माल सप्लाई किया, 3 लाख रुपए ब्याज और लिया इसने बेटा। कस्टमर से लिया कितना टोटल इसने बेटा? 1 करोड़ 3 लाख। हाँ है ना भाई? क्लियर? समझे मेरी बात? ओके। नाउ क्वेश्चन कम्स, कितने अमाउंट पे जीएसटी लगेगा जब ये कस्टमर को माल बेचेगा? तो 1 CR पे लगेगा या 1 करोड़ 3 लाख पे लगेगा? दिस इज द क्वेश्चन, आई डोंट नीड आंसर फ्रॉम यू। मेरे को आंसर नहीं चाहिए, ना आप आंसर सोचिए बेटा, हाँ है ना? क्वेश्चन क्या बेटा? ये जब कस्टमर को माल बेचेगा, इसने कस्टमर से पेमेंट लिया 1 करोड़ प्लस 3 लाख इज इंटरेस्ट, ऑन विच अमाउंट जीएसटी विल बी चार्ज, वेदर ऑन 1 करोड़ 3 लाख और ओनली ऑन रुपीज 1 CR? दिस इज द क्वेश्चन, आई डोंट नीड आंसर फ्रॉम योर साइड। यू गॉट द पॉइंट? क्लियर? तो इसका आंसर निकालने के लिए आपको
दो प्रोविजन एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे सर। फर्स्ट प्रोविजन, ध्यान से सुनना, अभी आंसर पे मत जाना, मेरे को आंसर आपसे चाहिए भी नहीं सर। ओके बेटा, प्लीज गलत डायरेक्शन जाने से अच्छा जाओ मत बेटा पे, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं, जाओ मत बेटा, ठीक है। सुनना, पहला प्रोविजन जो मेगा एग्जिबिशन लिस्ट, एक लिस्ट ऑफ सर्विसेज पढ़ेंगे जो एग्जिम्ड अंडर जीएसटी बेटा, वो तुम्हें पढ़ाता हूं बेटा, कि अगर आपने किसी को लोन दिया है, क्या दिया बेटा? अच्छा, क्या आपने कभी किसी को लोन दिया है? चलो, क्या आपने कभी किसी से लोन लिया है? मैंने भी लिया है सर। लोन देने और लेने पे क्या लगता है? इंटरेस्ट, हाँ है ना सर। दैट इंटरेस्ट इज एग्जिम्ड अंडर जीएसटी बेटा। जैसे बैंक में आपने एफडी कराया, बैंक में सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट आया बेटा, क्लियर सर। किसी को लोन दिया, एडवांसेस दिए, डिपॉजिट्स दिए, उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिल रहा है बेटा? इंटरेस्ट। सर दैट इंटरेस्ट इज एग्जिम्ड अंडर जीएसटी, उस इंटरेस्ट पे कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट समझ में आया बेटा? हाँ है ना, ये लिखा है बेटा। अगर आपने किसी को लोन दिया है और उस लोन के लिए आपको क्या मिला बेटा? इंटरेस्ट, तो दैट इंटरेस्ट इज एग्जिम्ड अंडर जीएसटी, जीएसटी एग्जिम्ड है। कोई डाउट? मेरे को भी नहीं। देश कौन सा बेटा अपना? हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। लोग देखिए बेटा अपने यहाँ के, इतने क्लास लोग, इतने शानदार, इतने मतलब तेजस्वी लोग बेटा, आपने आपको देखना बेटा। आप लोग सर एक नंबर के चोर, प्लानिंग, टैक्स प्लान, टैक्स चोर बेटा, टैक्स प्लानिंग बेटा। तो लोगों ने रियली प्लानिंग करी। क्या प्लानिंग करी? समझना बात को ध्यान से सर। जब सर्विस टैक्स था, एक्साइज था, तब भी इंटरेस्ट पे सर्विस टैक्स एग्जिम था बेटा। इंटरेस्ट पे कोई एक्साइज, सर्विस टैक्स, वेट नहीं लगता था बेटा, हाँ है ना भाई। आपने माल बेचा किसी को और कस्टमर ने अगर पेमेंट लेट किया, आपने उसे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, तो इंटरेस्ट पे कोई सर्विस टैक्स, एक्साइज, वेट नहीं था बेटा। इंटरेस्ट वाज एग्जिम्ड अंडर जीएसटी बेटा, हाँ है ना भाई। तो देश कौन सा पता है? इंडिया। तो लोगों ने क्या क्या चालू किया पता है? कि बिल पे लिखा क्या? गुड्स और सर्विस हमने बेचा कितने में? 10,000 में। गुड्स और सर्विस तो बेचा कितने का? 10,000 का। और इसने 10 दिन लेट पेमेंट किया, इसलिए मैंने 10 लाख रुपए इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। सर आप समझिए चीजों को, लोग कैसे बनते वो समझिए सर। सर गवर्नमेंट कांट चार्ज द प्राइस, गवर्नमेंट कैन नेवर चैलेंज द प्राइस। कि मैंने आपसे फीस कितना लेके, गवर्नमेंट आके बताएगी क्या मैं वो फीस कितना लेना बेटा आपसे? नेवर। तो लोगों ने क्या किया? वैल्यू ऑफ गुड्स तो लिख दिया 10,000 रुपए बेटा, और इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट कितना? 10 लाख रुपया। टोटल 10 लाख 10,000। फिर जब जीएसटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज पे करने की बात है, क्या बोलते हैं साहब? वैल्यू तो 10,000 ही है सर, इंटरेस्ट पे तो एक्साइज या सर्विस टैक्स लगता नहीं साहब, क्लियर। इसलिए ओनली 10,000 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, और उसी पे लगेगा क्या? सर्विस टैक्स या एक्साइज। बच्चों मजा आ गया ना यार, टैक्स बच गया ना यार। इसलिए जब जीएसटी लॉ आया तो वैल्यूएशन का हम सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 2 क्लोज नंबर डी पढ़ेंगे, जहां साफ साफ लिख दिया कि अगर आपने किसी को गुड्स या सर्विस सप्लाई किया है और उस कस्टमर से डिलेड पेमेंट की वजह से अगर आपने कोई भी इंटरेस्ट, लेट पेमेंट फी, डिलेड पेमेंट चार्जेस, ब्ला ब्ला ब्ला, किसी भी नाम से अगर एक्स्ट्रा पेमेंट लिया है, तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। उसको भी वैल्यू में इंक्लूड करेंगे और उसको भी जीएसटी लगेगा। मतलब मेरी इस एग्जांपल में अगर आपने कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करी कस्टमर को, अगर आपने कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करी कस्टमर को और उससे आपने ओवर एंड अबाउट द प्राइस कुछ इंटरेस्ट, डिलेड पेमेंट चार्जेस के नाम से कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा और लिए, वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा और पूरे 10,10,000 पे जीएसटी लगेगा, हाँ है ना। दिस इज कॉल्ड वैल्यू फॉर जीएसटी बेटा, हाँ है ना भाई। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? समझे? चलिए, तो मैंने 2 पॉइंट बताया आपको बेटा। अगर आपने सही में किसी को लोन दिया है बेटा, क्या दिया बेटा? लोन दिया है, डिपॉजिट्स दिए, एडवांसेस दिए, उस पर अगर आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो तो उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है। पर किसी को गुड्स या सर्विस सप्लाई किया
और उस कस्टमर से आपने ओवर एंड अबाउट द प्राइस कुछ इंटरेस्ट रिकवरी किया, तो इंटरेस्ट विल ऑलवेज फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। बोलो यस सर, पक्का? ये 2 मैंने एक्स्ट्रा प्रोविजन आपको पढ़ाया बेटा, ठीक है मालिक? सर अब मैं आ रहा हूं कहां पे? डीसीए वाले एग्जाम्पल में बेटा। अच्छा चलो, डीसीए वाले एग्जाम्पल में आंसर आप देंगे क्या बेटा? चलो, मैंने तो यह लिखा है बेटा दोनों केस, मैं चाहता हूं आप दे आंसर, चलेगा? मैं केस डिफाइन करूं आपके सामने बेटा? अरे आंसर दोगे क्या? दो, चलो देखते चले तो अपने आप से बेटा। सर मान लो मैंने, नाम भूल गया, कृष्णा भाई, कौन है ये? डीसीए। कौन है बेटा ये? डीसीए, डेल क्रेडिटर एजेंट। इनको मैंने गुड्स सप्लाई किया, गुड्स भेजा सॉरी, मेरे यहां से एजेंट के यहां पे, और ये कस्टमर को माल बेचेंगे बेटा। ये कस्टमर को जब माल बेचेंगे तब ये खुद के नाम का इनवॉइस इश्यू करेंगे। किसको? कस्टमर को। ठीक है, तो बताओ इसमें ट्रांजैक्शन क्या हुआ? सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा? पहले बताओ मुझे आप, क्या आएगा? प्रिंसिपल टू एजेंट जब गुड्स जा रहा तो सप्लाई के स्कोप में आएगा। फिर एजेंट जब कस्टमर को बेचेगा, खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है, ये मानेंगे कि डीसी ने कस्टमर को माल बेचा है बेटा। हाँ है ना भाई? तो सर कस्टमर से इसने चार्ज किया 1 करोड़ रुपए बेटा। कितना चार्ज किया बेटा? उस कस्टमर के लिए सप्लायर कौन? आवाज से नहीं आ रही है। उस कस्टमर के लिए सप्लायर कौन? डीसीए। डीसीए ने उससे कितना लिया है पेमेंट? 1 करोड़, और उसने 3 महीने बाद पेमेंट किया, इसलिए उसने 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया, इंटरेस्ट। अब बताओ व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन दिस केस? आवाज आ रही है? वो 3 लाख रुपए जो इंटरेस्ट लिया है, क्या वो वैल्यू का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? दिस इज द क्वेश्चन। आवाज आ रही है? बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि सप्लायर ने, सप्लायर कौन था इस केस में? डीसीए। सप्लायर ने कस्टमर को जब माल बेचा है, क्लियर, उसमें प्राइस के अलावा ओवर एंड अबाउट द प्राइस इसने इंटरेस्ट भी चार्ज किया। और अभी अभी हमने पढ़ा क्या, अगर किसी सप्लायर ने कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करते वक्त सर ओवर एंड अबाउट द प्राइस कोई इंटरेस्ट, डिलेड पेमेंट चार्जेस एटसेट्रा कुछ रिकवरी किया, तो वो भी वैल्यू का पार्ट बनता है। इसलिए 1 करोड़ 3 लाख विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ मिस्टर कृष्णा बेटा। हाँ है ना भाई? केस नंबर 2, क्या नाम सर? धीरज भाई। धीरज भाई भी डीसीए, डेल क्रेडिटर एजेंट, सेम केस। अब ये डेल क्रेडिटर केस नंबर 2 बेटा है, ठीक है? यहां धीरज भाई जो डीसीए है, ये जब कस्टमर को बिल इश्यू करते हैं, ये कस्टमर को बिल इश्यू किया इन्होंने प्रिंसिपल के नाम का बेटा। किसके नाम का बच्चे? तो बताओ कस्टमर के लिए सप्लायर कौन? प्रिंसिपल या एजेंट? ऑनलाइन जो है वो भी बोलते जाओ सर, कस्टमर के लिए सप्लायर कौन? प्रिंसिपल या एजेंट? प्रिंसिपल। कस्टमर को एक तरह से ऑन रिकॉर्ड माल किसने बेचा? प्रिंसिपल ने बेचा। नाउ पॉइंट इज दैट कि सर जब इसने कस्टमर को माल एक्चुअली बेचा था मेरे नाम पे बेटा, तब कस्टमर को 3 महीने का उधार दिया बेटा इसने। हाँ है ना? कस्टमर को बोला 3 महीने का क्रेडिट है, पर सर आपको अलॉन्ग विद रुपीज 1 करोड़ मेरे को 3 महीने का 3% इंटरेस्ट 3 लाख रुपए और देना पड़ेगा। 1 करोड़ 3 लाख इसने रिकवरी किया बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि प्रिंसिपल ने ऑन रिकॉर्ड माल बेचा है कस्टमर को कितने का? आवाज नहीं आ रही ओए? 1 करोड़ का बेटा। क्या 3 लाख रुपए सप्लायर को आया है? क्या 3 लाख रुपए किसको आया है? एजेंट को आया है। एजेंट ने एक तरह से क्या किया बेटा? लोन दिया है कस्टमर को, कितने का? 1 CR का। उसने माल सप्लाई किया बेटा? गुड्स किसने सप्लाई किया कस्टमर को? प्रिंसिपल ने। एजेंट ने तो केवल क्या किया है सर, उसको एक तरह से लोन दिया 1 करोड़ का, कस्टमर के बिहाफ पे पेमेंट मेरे को आ गया 1 करोड़ का पहले ही बेटा, मेरा चैप्टर तो क्लोज। अब वो केवल क्या किया उसने? लोन दिया है 1 करोड़ का, उसके लिए उसको 3 लाख रुपए क्या आ रहा है? इंटरेस्ट। नाउ द अमाउंट ऑफ रुपीज 3 लाख विच ही इज गेटिंग एज इंटरेस्ट is just on account of forwarding on account of offering the loan। हाँ है ना बेटा? क्लियर? अब मुझे बताओ क्या इसने कोई गुड सप्लाई किया है? कोई सर्विसेज सप्लाई करी है?
तो क्या 3 लाख रुपए वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनेगा? नहीं, इट्स मेयरली एक्सटेंडिंग लोन टू द कस्टमर फॉर विच ही इज गेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ ₹3 लाख. नो जीएसटी विल बी चार्ज ऑन ₹3 लाख. यहां तो प्रिंसिपल ने माल सप्लाई किया एक तरह से ऑन रिकॉर्ड टू द कस्टमर फॉर ₹1 CR पे जीएसटी लगेगा. भारत माता की जय. और यही अगर ये इनवॉइस ने खुद के नाम का इश्यू किया होता तो ये सप्लायर होता, और सप्लायर ने कस्टमर से ओवर एंड अबाउट द प्राइस इंटरेस्ट रिकवरी किया तो वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा. शायद क्लियर डिस्टिंग्विशन है आपके माइंड में बेटा? हाँ है ना? हिंदुस्तान का कोई क्वेश्चन आ जाए आपको, सर बताओ गलत हो सकता तो बता देना, चैलेंज है मेरा आपसे, क्योंकि आपको थीम ही समझ में आ गई यार. अब क्वेश्चन केस बेस बने, न्यूमेरिकल बने, थ्योरी बने, हटा, हमको सब आता है. हाँ है ना भाई? क्लियर? समझे? एंड ट्रस्ट मी, आपको खुद की लैंग्वेज में आंसर लिखने का है. ट्रांजैक्शन डिफाइन करो, प्रोविजन लिखो, आंसर लिखो, दैट्स इट. क्लियर? क्वेश्चन भी हम देख लेंगे, चिंता नहीं है बेटा, पर पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा मुझे बताओ. आइए सर, मैंने लिखा है बेटा, अब देखो देखो देखो, अभी जो हमने पढ़ा रिवाइज कर लिया बेटा हम. देखिए 1 मिनट में रिवाइज होगा. इफ डीसीए इश्यूज द इनवॉइस टू द कस्टमर इन हिज ऑन नेम. 1 मिनट तुम आगे मत देखना बेटा. डीसी ने क्या किया है? खुद के नाम का इश्यू किया बिल, मतलब वो खुद सप्लायर है. शेड्यूल 1 में कवर हो गया बेटा. वो शेड्यूल 1 में कवर हो गया मतलब खुद ने सप्लाई किया कस्टमर को, खुद ने सप्लाई किया कस्टमर को. 1 करोड़ 3 लाख अलग से लिया है. क्या होगा वैल्यू? 1 करोड़ 3 लाख. खत्म बात. हाँ है ना? क्लियर? सर इफ इनवॉइस इज इश्यूड बाय डीसी इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, तो ऑन रिकॉर्ड कस्टमर को सप्लाई किसने किया है? प्रिंसिपल ने किया है. तो ऐसे केस में वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी विल बी 1 CR. और उसने कस्टमर से जो 3 लाख रुपए इंटरेस्ट लिया है, ये क्या है? प्योरली लोन दिया एक तरह से, उसके लिए इंटरेस्ट आया है, और लोन का इंटरेस्ट होने की वजह से 3 लाख क्या होगा? एग्जाम. भारत माता की जय. आया मजा कि नहीं आया सर? आया ना सर? वो स्पार्क आया कि नहीं अंदर से बच्चों? वो होना चाहिए बेटा. अरे क्लियर? डन. भारत माता की जय. ये था आपका क्या? शेड्यूल नंबर 1 पैरा नंबर 3. समझ लो, एक एक पैरा में 1 घंटा लगता है बेटा समझने में. पता है लॉ में लाइन कितनी ली? 2. ये 2 लाइन पढ़ी हमने केवल बेटा. ये रहा, ये शेड्यूल 1 का पैरा नंबर 3. ये इतना सा पढ़ा भी हमने बेटा. समझ लो मेरी बात बच्चों? क्लियर? पर सर ऐसा आप नंबर ऑफ पेज डिफाइन करके नहीं बोल सकते कितना पढ़ा आपने बेटा. और पर हाँ खास बात, ये जितने एग्जाम्पल हमने पढ़े वो सब मैंने बुक में दे रखे हैं. ये भी डीसी वाला एक सर्कुलर था बच्चों, जो बुक में दे रखा है आपको. ठीक है? पर मेरा पॉइंट क्या है बच्चों, इनको याद करने की जरूरत नहीं है यार, इनको मगअप करने की जरूरत नहीं है. बस आप जब घर पे पढ़े, मैं बार बार इसलिए बोलता हूं बच्चों कि जब घर पे पढ़ते हो तो आप खुद होते हो, वहां मैं नहीं होता हूं यार. पर मेरी बात वहां कैरी होनी चाहिए आपके साथ बेटा. अप्रोच आपके साथ होना चाहिए. अप्रोच शुड बी टू सोल्व द केसेस, नॉट टू मगअप द केसेस बेटा. आप मुझे बताओ जिंदगी में क्या करना है? लोग केस सोल्व करेंगे और आप याद करोगे, या आप केस सोल्व करोगे और लोग याद करेंगे? बताओ. बस मैं आज वो तैयारी आपसे चालू कर दी मैंने आपके लिए. हाँ है ना भाई? समझे मेरी बात? जिंदगी भर आप केस सोल्व करने चाहिए, जिंदगी भर लोग याद करने चाहिए बेटा. ऐसा नहीं लोग केस सोल्व करते और आप याद करते रहे उसको. समझे मेरी बात? समझे? तैयारी जीत की बेटा. क्लियर? यस. यहां तक क्लियर है क्या सर आपको? पक्का? ब्रेक चाहिए क्या बेटा आपको? पक्का? थके तो नहीं? नींद तो नहीं आ रही है? पक्का? सर पता है 9:30 हो चुके बेटा. चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद. आया मजा? सर चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद. थैंक यू सो मच सर, बी ऑन टाइम. थैंक यू.